हम RFID के बारे में डिस्कस कर रहे थे, UIDs के बारे में बात कर रहे थे, और आधार कार्ड जो कि हमारा आइडेंटिटी कार्ड है वो आधार कार्ड है। और इसमें आधार कार्ड में लोकेशन को ट्रैक करने वाला ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, बस ये हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन को कैच कर सकता है। हम इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। मोबाइल एप्लीकेशन जो आप यूज़ करते हैं तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर जो एक्सेस ले लेते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह एक्सेस लेते हैं, आप किस टाइप की फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं और कैसा, ये काफ़ी चीज़ें उन तक पहुंच जाती है। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, चाइना के बारे में आपने सुना होगा कि ऐसे कुछ न्यूज़ में आ रहा है, उनके पास एक एनालिसिस होती है। आपने वीडियो में यूट्यूब में देखा होगा कि आप मेरे 10 या 30 क्वेश्चन का जवाब दीजिए, आंसर करिए, तो वो आपके पिछले जन्म या फिर अगले जन्म में या फिर आपके नेचर, ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में साइकोलॉजिकल, ये जो भी टर्म है ये साइकोलॉजिकल टर्म है, तो इसके थ्रू आपके बारे में चीज़ें बता देते हैं। आप फ्यूचर में क्या डिसीजन लेने वाले हैं, ये काफ़ी हद तक चीज़ें कैलकुलेट की जा सकती हैं। तो इस तरीके से आपका डाटा यूज़ करके लोग आपको अपनी सेलिंग और एडवर्टीजमेंट और जो रिकमेंडेड वीडियोस और रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स जो भी आते हैं, आपने देखा होगा गूगल पे आपने कुछ भी सर्च किया तो नेक्स्ट टाइम से आपको उसी प्रोडक्ट का नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप उसकी हिस्ट्री पॉज करते हैं और ये सारा डाटा आप उसमें पॉज कर दें, आप उसमें एक्सेस ना करने दें, तो आपको ये नोटिफिकेशन आना बंद हो जाएंगे। यूट्यूब में वॉच हिस्ट्री एंड सर्च हिस्ट्री अगर आप पॉज कर देंगे तो आपके लिए जो भी रिकमेंडेशन आते हैं, मतलब जैसे आपने डिफेंस के एरिया में ज़्यादा सर्च किया है, तो वो डिफेंस से जो भी एडवर्टीजमेंट, जो भी रेफरेंस वीडियोज आते हैं वो सब आना बंद हो जाएंगे, तो स्टैंडर्ड आपको रिकमेंडेशन मिलेंगी। ठीक है। तो RFID की अगर हम बात करें तो ये भी एक अटेंडेंस के लिए मोस्टली यूज़ किया जाता है। इसमें गोल वाला एक भी ब्लू कलर का टैग आप देख रहे हैं, और छोटे छोटे नंबर्स के लिए भी एक रील जैसा, आपको सेलो टेप जैसे एक डिवाइस दिख रहा होगा, और एक ब्लू कलर का बॉक्स थोड़ा लंबा सा है, स्टिक जैसा है, वो आपने देखा होगा लोगों के घरों में लगा हुआ है। लोगों के घरों में लगा हुआ है, मतलब वहां से एक हाई फ्रीक्वेंसी वाला, जो कि UHF हम जिसे बोलते हैं, वाइट कलर का एक हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर होता है, जो कि इन RFID टैग्स को रीड कर लेता है। मतलब आप एक हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी टैग को लेकर अगर आप रास्ते में जाएंगे, तो उस घर में जितने भी RFID टैग्स हैं वो फटाफट, आपको कहीं स्कैन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही उसको टच करने की जरूरत पड़ेगी, बस आपको उस रास्ते से निकलना होगा और सारा का सारा डाटा आपके पास रिसीव होता जाएगा। और आप उसे कंपेयर करके, अगर आपने उसका डाटाबेस बनाया है तो आपको जनगणना जैसी कुछ चीज़ों में परेशानी नहीं जाती, तो इस तरीके से ये चीज़ें यूज हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज IoT, इसमें देखा आपको एक एप्लीकेशन दिख रही है, ब्लू ऐप के नाम से एप्लीकेशन दिख रही है। मैं इसे थोड़ा सा जूम करता हूँ। इसमें एक मशीन दिख रही है, थर्ड नंबर पे एक मशीन है। मैंने एक्चुअली इस मशीन पे काम किया हुआ है, ये सांची डेयरी में मैंने इस पे स्टार्टिंग में मैंने जब जॉब किया था, तो इस मशीन में ये दूध का फैट चेक करने वाली मशीन होती है, मतलब उसकी थिकनेस क्या है, कि अगर कुछ जैसे गाय का दूध थोड़ा सा पतला होता है, और दूसरे जो जानवर होते हैं उनमें भैंस का हुआ तो थोड़ा सा, बफेलोज हुई उनको थोड़ा सा थिक होता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उसमें पानी मिलाकर ले आते हैं और बताते हैं कि हमने ये गाय का है, और ऐसे करके उसका कॉस्ट ज़्यादा पैसे कमाने का चांस हो। तो वो क्या करते हैं, उसकी थिकनेस के अकॉर्डिंग वो उसको पे करते हैं, उसकी जो भी पेमेंट होती है वो थिकनेस के अकॉर्डिंग, अगर आपने ज़्यादा पानी लाया है तो उसके अकॉर्डिंग आपकी थिकनेस भी बहुत कम हो जाएगी और पेमेंट आपको उसके अकॉर्डिंग ही होने वाला है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें काम करती हैं। अब इन्होंने क्या किया है, इसको एप्लीकेशन से कनेक्ट कर दिया। आप देख सकते हैं इस गाय के कान में और इसे गले में टैग लगा हुआ है, मतलब इनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि पर्टिकुलर गाय कितना दूध दे रही है, वो उसकी हेल्थ क्या है, हेल्थ स्टेटस और सारी इंफॉर्मेशन एक एप्लीकेशन के थ्रू मॉनिटर की जा सकती है। उसकी डाइट के बारे में भी, जो पर्टिकुलर स्लॉट्स होते हैं उसमें उसका खाना वाना सब रख दिया जाता है, तो उसकी डाइट का सारा स्टेटस वो एक नंबर के थ्रू वो एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो एप्लीकेशन से कनेक्ट कर दिया। अभी जैसे सांची डेयरी की अगर हम बात करते हैं तो ये ऑल ओवर इंडिया है। ठीक है। इन सारी चीज़ों का डाटा अगर वो कैप्चर करना चाहे, उसे प्रोसेस करना चाहे, तो चीज़ों को मतलब प्रोडक्टिविटी को, अपनी क्वालिटी को और ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए लो कॉस्ट में उसकी कॉस्टिंग भी अगर कम करना होता है, तो बहुत सारा मैनेजमेंट इंटरनेट की हेल्प से ये कम हो जाता है। तो इस केस में ये एप्लीकेशन बहुत सारी इंडस्ट्री है, ब्लू ऐप एक कंपनी है जो इस पर काम कर रही है। ऑल ओवर दी वर्ल्ड ऑलमोस्ट सारी चीज़ें, मेडिकल से लेके, आपको पता है होटल बुकिंग वगैरह, ओयो वगैरह, बहुत सारे होटल्स हैं जो ऑनलाइन बुकिंग वगैरह चलते हैं, तो इंटरनेट का एक अच्छा एग्जांपल है। और ट्रेन की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन ट्रेन की बुकिंग
और बस या कैब बुक करना ही बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एग्जांपल है, और आगे चल के चीज़ें और भी ज़्यादा एडवांस होने जा रही हैं। डिफेंस के सेक्टर की अब हम बात करते हैं, तो डिफेंस के सेक्टर में भी इसका बहुत यूज़ हो रहा है। डिफेंस के सेक्टर में भी इसका काफ़ी यूज़ हो रहा है। अभी इस इमेज से क्या समझ में आ रहा है, आपने सुना होगा नेवी क्या हुआ, कुछ डॉल्फिन वगैरह हुई, इन सब सारी चीज़ों को इनको मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है कि वो काफ़ी अच्छी कर लेते हैं। सेकेंड एक रिक्वेस्ट आ रही है। आपने डिस्कवरी वगैरह में भी देखा होगा, किसी पर्टिकुलर एनिमल की रिसर्च करने के लिए उन्हें क्या करना होता है, उन्हें मॉनिटर करना होता है कि हाँ, इस एनिमल को या फिर इस मछली को हमने एक इंजेक्शन दिया है, तो ये 1 घंटे बाद या फिर 1 महीने बाद उसका कैसा रिस्पॉन्स है, या फिर वो मछली घायल थी, उसकी चोट लगी हुई थी, तो उसको उन्होंने जो भी ट्रीटमेंट उसका किया, तो उसका स्टेटस क्या है, अब उसकी हेल्थ कैसी है, तो उसे मॉनिटर करने के लिए, उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए वो एक टैग लगा देते हैं, जिसे हम RFID टैग बोल सकते हैं। ठीक है, उसमें और भी गैजेट हो सकते हैं, और कुछ टैग ऐसे होते हैं जो 24 आवर्स के बाद, 24 आवर्स तक अगर किसी चीज़ को मॉनिटर करना है, तो 24 आवर्स के बाद वो टैग ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाता है, मतलब उससे निकल जाता है, उसके शरीर से निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर IoT का भी यूज़ किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ किया जा रहा है। अभी देखिए, इसने भी बेल्ट पहना हुआ है। आई थिंक मुझे लगता है कि इसने मुझसे ज़्यादा IoT पे काम किया होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकली इसे एक्सपीरियंस कर रही है ये गाय। तो चलिए, हालांकि ये कुछ बोल नहीं सकती, वरना इससे भी कुछ एडवाइस देते कि बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस रहा IoT के बारे में। तो आप देख सकते हैं RFID टैग इसके कान में लगा हुआ है, आधार कार्ड के जैसा, मतलब एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक टैग, RFID टैग के थ्रू इसको रिसीव करके मॉनिटर करके आप सारी चीज़ें इसे ऑपरेट कर सकते हैं। ये बस एक 12 डिजिट का एक नंबर होता है, ये 12 डिजिट का एक नंबर होता है। जैसे ही आप RFID रीडर इसके पास लेकर जाएंगे, तो उसमें से एक मैग्नेटिक कॉइल होती है उसमें, और हमें पता है कि किसी भी कॉइल को, किसी भी कॉपर की कॉइल को अगर उसके पास में मैग्नेट लेकर जाते हैं या फिर दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लेकर जाते हैं, तो उसमें भी एनर्जी आ जाती है, उसमें भी करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है, तो उस टैग में उसमें आपने देखा होगा कॉल सेंटर वगैरह में जो ID कार्ड मिलते हैं, उसके पीछे एक टैग लगा होता है, RFID टैग होता है। तो वो क्या करता है, बस उसमें से जो 12 डिजिट का नंबर होता है ना, उसे ट्रांसमिट कर देता है। अब हमारे पास आ गया, जैसे कि आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं, ठीक है, हर किसी का नाम अलग अलग है, ठीक है, तो जैसे ही आपके पास नाम आता है कि हाँ ठीक है, ये नाम बोला आपने, सपोज आपने बोला विजय, तो उसके बारे में जैसे आपकी एडमिशन वगैरह हो रहा है, या फिर फीस का चेक कर रहा है कि कोई फीस पेमेंट है, ड्यू है या नहीं है, ये सारी चीज़ें चेक करना है, तो बस क्या करना होगा, उसका नाम बोलना होगा, उस स्टूडेंट का नाम बोलना होगा, तो वो आइडेंटिफाई कर लेंगे हाँ इस बंदे का स्टेटस ये है, फीस कंप्लीट है वगैरह वगैरह, या फिर ये अभी पढ़ रहा है या फिर नहीं, या फिर पास आउट हो चुका है। हाँ हाँ, बस एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जैसे हमारा आधार कार्ड का नंबर होता है ना, सारी इन्फॉर्मेशन तो क्लाउड पे है ना हमारी में, ठीक है, बस वैसे ही। नहीं, वो हमें एंट्री करनी पड़ेगी ना, जैसे किसी प्लांट में किसी पर्टिकुलर गाय ने अगर 10 लीटर दूध दिया है, तो वहाँ पे वो जो बंदे काम कर रहे हैं, वो वहाँ पे मेंशन करेंगे कि आज इसने सुबह 10 लीटर दूध दिया है, तो ये डाटा सर्वर पे अपलोड हो जाएगा। ठीक है, हाँ, एक आइडेंटिटी कार्ड है, जैसे हमारा आधार कार्ड, ठीक है, जैसे हमारी सारी इन्फॉर्मेशन क्लाउड पे है, वैसे इसकी इन्फॉर्मेशन भी हम क्लाउड पर रख सकते हैं। ठीक है, RFID बैंड, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत फैमिलियर हैं, अच्छे से इंटरेस्टेड हैं, अगर आप किसी को ट्रैक करना चाहते हैं, तो एक अच्छा सा प्यारा सा एक RFID टैग बैंड दे सकते हैं उन्हें, प्लस इसमें GSM लगाकर वो जहाँ भी जाएंगे, आप उन्हें रन टाइम पे भी ट्रैक कर सकते हैं, तो ऐसे चीटिंग मत कीजिएगा। ठीक है, तो RFID टैग ब्लैक कलर बॉयज़ मोस्टली यूज़ करते हैं, ये गर्ल्स के लिए हो जाएगा मोस्टली। ठीक है, कंपनीज़ की अगर बात करें, तो एक कंपनी है RFID सॉल्यूशन ग्लोबल,
ग्लोबल RFID सोल्यूशन एक कंपनी है जो कि ये बता रही है कि वो इन सारी चीज़ों में बेटर है, ठीक है। मतलब इस पे उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है इसमें, मतलब इंडस्ट्री में भी इसका काफ़ी यूज़ है। IoT इन मेडिकल डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो मेडिकल डिवाइसेस में आप इमेजिन कर सकते हैं स्लीप मॉनिटरिंग सिस्टम वगैरह होता है, और पेशेंट का जो भी आप कॉलेज के लिए भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आप मेडिकल से रिलेटेड आप इमेजिन कर सकते हैं कि कैसे कैसे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मेडिसिन वगैरह होती है उनके भी रख रखाव के लिए भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और किसी भी पेशेंट को ऑब्वियसली किसी पेशेंट को मॉनिटर करना, मेडिसिन का स्ट्रक्चर चेक करना, जहाँ पर मेडिसिन का स्टॉक है तो वहाँ पे टेम्परेचर और जो भी मेंटेनेंस है, एयर की क्वालिटी वगैरह सारी चीज़ें आपको चेक करना है तो आप ग्राफ से ऑनलाइन क्लाउड वेब पेज पर जाकर आप इसे चेक कर सकते हैं कि अभी क्या स्टेटस है, वहाँ सब ठीक ठाक है या नहीं है। या फिर हॉस्पिटल के रूम की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ का ह्यूमिडिटी क्या है, टेम्परेचर क्या है, सारी चीज़ें ओके हैं या नहीं है, तो ये हम ऑनलाइन ग्लोबली इसे चेक कर सकते हैं, जैसे हाई क्वालिटी ट्रीटमेंट देना हुआ तो, ठीक है। स्लीप मॉनिटरिंग सिस्टम, मैंने एक कंपनी में काम किया था, उसमें स्लीप मॉनिटरिंग सिस्टम बेल्ट बनाया हुआ था कि जैसे ही बंदा अगर लेफ्ट साइड सो रहा है, राइट साइड सो रहा है या फिर सीधा सो रहा है, वो उसमें कितनी देर किस पोजीशन पे उसमें वो सोया हुआ है, तो ये सारा डाटा डॉक्टर को रिसीव हो सकता है, ठीक है। तो डॉक्टर मॉनिटर कर सकते हैं कि क्या स्टेटस रहा है, कितनी देर, मतलब कौन सी पोजीशन में बंदा कंफर्टेबल है, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ब्लूटूथ भी एक एग्जांपल है। आप तो इसमें देख सकते हैं चाइनीज़ जैसा कुछ दिख रहा है, चाइनीज़ एप्लीकेशन ज़रूरी नहीं है चाइनीज़ है, जापानीज़ भी हो सकता है, ठीक है। तो मोबाइल से रिलेटेड है चीज़ें, एप्लीकेशन है, ईजी टू यूज़ है क्योंकि डेस्कटॉप और लैपटॉप हर जगह नहीं हो पाता है यूज़। रीफिल रिमाइंडर की बात करें, बॉटल्स की, सिरिंज पंप की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे रीफिल रिमाइंडर है, या फिर अगर पानी के टैंक की बात कर लेते हैं, वाटर टैंक की बात कर लेते हैं, तो रीफिल रिमाइंडर वहाँ पे भी आप लगा सकते हैं। छोटे बच्चों की सेफ्टी के लिए भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है। IoT आर्किटेक्चर की बात कर लेते हैं। IoT आर्किटेक्चर PLC SCADA को भी अगर आप IoT से कनेक्ट करना चाहें तो आप इसे प्रोडक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया जा सकता है कि क्या प्रोडक्शन हो रहा है, क्या स्टेटस है, क्वालिटी कैसी आ रही है, ये सारा डाटा ऑटोमेटिकली आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस से, ऑर्डिनो से आप उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को रीड करके, डिपेंड करता है कैसा है, ठीक है, तो उसे रीड करके सर्वर पे अपलोड करके आप इसे मॉनिटर कर सकते हैं। तो इसमें IoT आर्किटेक्चर में हमने बेसिकली क्या किया, टेम्परेचर सेंसर को बनाया है, ह्यूमिडिटी सेंसर बताया है, प्रेशर सेंसर बताया और एक मोशन सेंसर बताया, मतलब किसी भी टाइप का कोई सेंसर हो सकता है जो कि सेंस करता है, और सेंस करके डाटा वो एक IoT फ्रेमवर्क इसमें ये दिया हुआ है, मतलब एक फ्रेमवर्क होगा जैसे कि मोबाइल एप्लीकेशन होगा, डायरेक्टली कोई सेंसर इंटरनेट पे तो डाटा सेंस करेगा नहीं, सेंसर सेंस करेगा, एक कंट्रोलर उसे प्रोसेस करके क्लाउड पर वाईफाई मॉड्यूल या फिर GSM मॉड्यूल या फिर अपना लैन केबल जो होती है, इथरनेट मॉड्यूल यूज़ होता है लैन केबल के लिए, उसके थ्रू सर्वर पर भेजेगा, तो इसके लिए हमें फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ेगी, और ये सारा चला जाता है क्लाउड पे। क्लाउड का मतलब यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, एक टाइप का एक कंप्यूटर होता है लोकल होस्ट से, आप आई होप आप लोग फैमिलियर होंगे लोकल होस्ट क्या होता है, जैसे कि कॉलेज में या फिर किसी साइबर कैफे में आपने देखा होगा लैन से सारे कंप्यूटर कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन एक बड़े कंप्यूटर में अगर हम सारा डाटा रख दें और आप उसे सभी एक्सेस करना चाहते हो तो एक IP एड्रेस के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। वैसे ही क्लाउड भी काम करता है, एक बहुत बड़ा सर्वर रूम होता है, बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है जो कि किसी ठंडी जगह पर होता है, क्योंकि काम करता तो गर्म होता है, ठीक है, तो उसे ठंडे प्लेस पे रखते हैं, तो वहाँ पर ये डाटा सारा रखा जाता है, तो उसके लिए हम बोलते हैं होस्टिंग परचेस करना, उस पर अगर हमें कोई स्पेस खरीदना होता है तो हमें उसके लिए पेमेंट करनी पड़ती है, जिसे हम कहते हैं होस्टिंग। आप इंटरनेट पे जो भी प्लेटफॉर्म, जो भी ब्राउजिंग करते हैं, आप फेसबुक में जो भी डाटा रखते हैं, अपनी फ़ोटोज़ रखते हैं, वीडियोज़ रखते हैं, तो ये सारी की सारी कहीं ना कहीं तो जाकर स्टोर होती है, जैसे कि .com होता है, जैसे आपने जैसे google.com है, तो .com तो इसका सिर्फ एक नाम है, जैसे .com सिर्फ एक जैसे आपके घर के एड्रेस की अगर हम बात करते हैं, आपका घर का एड्रेस प्रॉपर एक एड्रेस हो गया, वैसे google.com एक एड्रेस हो गया, लेकिन इस एड्रेस पे, आपके एड्रेस पे आपका घर है, आपका घर है, जैसे कि वो हो सकता है किराए का घर हो, रेंट पर लिया हो आपने, वैसे ही होस्टिंग हमने रेंट पर लेते हैं, हम आपके घर पे आप सारी अपनी जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें रखते हैं, आप खुद भी रहते हैं उस पर, ठीक है। वैसे ही होस्टिंग में हम अपनी फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ जो भी डिजिटल हमारा डाटा होता है वो सारा हम उस पर रखते हैं, और उसके लिए हम ईयरली या मंथली उसके पैकेज पे डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग हम उस पर पेमेंट करते हैं, तो वो होता है क्लाउड।
और क्लाउड से हम चीज़ों को कंपेयर कर लेते हैं, जैसे कि एक डेटाबेस की हम बात कर रहे थे, डेटाबेस बना लिया, सारे RFID टैग जो नंबर्स हैं उनको हमने क्लाउड पर रख लिया, और क्लाउड कंप्यूटिंग भी यहीं पर हम कर सकते हैं कि अगर जैसे हमें यहाँ से क्या किया, हमने हार्डवेयर साइड से सिर्फ उस नंबर को सेंड कर दिया, उस नंबर को सिर्फ सेंड कर दिया कहाँ पर, क्लाउड पे, और क्लाउड पे बोल दिया कि आप एक काम करिए, प्रोसेस करिए, ये नंबर वैलिड है या नहीं है, तो इसकी वैलिडिटी और इनवैलिड ये सारा कुछ क्लाउड पे हो गया, कंपेयर हो गया। और कंपेयर अगर हो जाता है तो आप यहाँ से मैसेज भी पास कर सकते हैं कि चलिए ठीक है, आप ये कंपेयर हो गया, आप एक मैसेज सेंड कर दीजिए कि डाटा इज रिसीव्ड। तो इंटरनेट की साइड से भी SMS सर्विस वगैरह अवेलेबल होती है, जो कि 10 पैसा पर डे ऐसा कुछ चार्जेस वगैरह होती है, काफ़ी सस्ता होता है उसमें। तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में करना होता है। जैसे कभी आपने सुना होगा कि अटेंडेंस सिस्टम है, ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम है, मुझे पता है दिल्ली में यूज़ हो रहा है, ये दिल्ली पब्लिक स्कूल में भी यूज़ हो रहा है। बच्चे सिर्फ ID कार्ड पहनकर उस गेट से जैसे ही अंदर पास होते हैं, उनकी अटेंडेंस लग जाती है, और उनके घर पर बच्चे जो पेरेंट्स होते हैं उनके मोबाइल पे SMS आ जाता है कि आपका जो बच्चा है वो इतने बज के इतने टाइम पर इस डेट को पहुंच चुका है। तो इस तरीके से क्लाउड और क्लाउड कंप्यूटिंग ये सारी चीज़ें आपस में काम करती है। मतलब उस डिवाइस में क्या है, सिंपली सिर्फ डाटा को, जो नंबर है, RFID का नंबर है, वो बस हिट कर रहा है, सिर्फ इतना कर रहा है। बाकी सारा का सारा प्रोसेस, कंप्यूटिंग, स्टोरेज, कंपैरिजन, सारा का सारा काम क्लाउड कर रहा है, तो वहाँ पर हो जाती है क्लाउड कंप्यूटिंग, और वो सारा डाटा हमारे पास मोबाइल में रिसीव हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से IoT का एक आर्किटेक्चर है जो इस तरीके से IoT काम करता है। प्रोटोकॉल्स की अगर हम बात करें तो इसके प्रोटोकॉल्स हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे IPv4, IPv6, RPL, बहुत सारे, डिपेंड करता है कि आप मीडियम कैसा यूज़ कर रहे हैं, किस पर्पज़ से यूज़ कर रहे हैं। ऑब्वियसली अगर आपको एक घर में लाइट बल्ब चेंज करवाना है या फिर लाइट की फिटिंग करवानी है, तो आप किसी USA या फिर किसी जापान से किसी इलेक्ट्रिशियन को नहीं लेकर आएंगे, मतलब इलेक्ट्रिशियन वो ऐसा कि जो कि PhD होल्डर हो, आप ऐसे बंदे को नहीं लेकर आएंगे, उसकी कॉस्टिंग कितनी ज़्यादा हो जाएगी। ऑब्वियसली आप देखेंगे कि छोटा सा काम है, या तो आप खुद ही कर लेंगे क्योंकि आपको वो काम आता है, अदरवाइज आप कोई पड़ोस की किसी इलेक्ट्रिशियन, लोकल इलेक्ट्रिशियन को पकड़ कर ले आएंगे जो कि 150 रुपये लेगा और अपना काम बन जाएगा। वैसे ही कॉमर्स के केस में और ट्रांसपोर्ट के केस में वाईफाई अच्छा काम कर लेता है, ब्लूटूथ अच्छा काम कर लेता है, और LPWAN भी एक टेक्नोलॉजी है, लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क एक टेक्नोलॉजी है जो कि लो पावर यूज़ करती है और अपना काम बन जाता है। अब ब्लूटूथ मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप समझ सकते हैं ब्लूटूथ से ट्रांसपोर्ट के केस में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। काफ़ी घरों में देखा होगा आपने, या फिर कार्स में देखा होगा, जैसी कार दरवाजे पर पहुँचती है ऑटोमेटिकली दरवाज़ा ओपन हो जाता है। अब उसे दो तरीक़ों से सेट किया जा सकता है कि आप दरवाज़ा ओपन खुद करें या फिर कार को सेंस करके वो ओपन हो जाए। दो तरीके होते हैं, तो सॉरी दो नहीं, कई तरीके होते हैं। ठीक है, डिस्कवरी के केस में फिजिकल वेब, DNS, बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ हैं IoT के लिए यूज़ करने के लिए, डिवाइस मैनेजमेंट के लिए भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, डिवाइस सिमेंटिक जेसन मैथड होती है, वेब थिंग मॉडल्स होते हैं, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है ये सारी चीज़ें। फ्रेमवर्क के बारे में हमने सुना है कि मल्टी लेयर फ्रेमवर्क बेसिकली सिक्योरिटी के लिए होता है। आपके कॉलेज में भी जो वाईफाई वगैरह अवेलेबल है तो सिक्योर होगा वो। बहुत सारे फ्रेमवर्क्स, बहुत सारी लेयर उसमें लगाई जाती हैं ताकि वो प्रोटेक्शन रहे। अगर एक ही लेयर होती है तो उसमें एक लेयर ब्रेक करना ज़्यादा परेशानी नहीं जाती है, बहुत सारी लेयर्स होती हैं, और समय पर उसे ब्रेक ना किया। हैकिंग की मूवीज़ तो बेसिकली आपने देखी होगी, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि लेयर्स क्या होती है। लेयर्स को हमें ब्रेक करना होता है किसी भी चीज़ को हैक करने के लिए। ओके, स्टॉप करके दोबारा से प्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, आगे होगा। ठीक है, IoT इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस की बात करें। IoT इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन समझना भी बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली हमें आगे चल के जॉब करना है, या फिर अगर आप जॉब नहीं करना चाहते, आप किसी इंडस्ट्री में अपनी मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहे हैं, तो उस केस में भी हमें इसकी ज़रूरत है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बेसिकली व्हाट इज़ IoT, वर्क ऑफ IoT।
IoT कंपनीज है, मतलब कैटेगराइज किया है इसमें। चलिए इसे हटाते हैं, इससे थोड़ा डेप्थ में जाते हैं। आप इसमें देख सकते हैं ये हिप्पो इंश्योरेंस। अब मुझे नहीं पता ये हिप्पो का इंश्योरेंस करती है या फिर क्या करती है। एक हिप्पो इंश्योरेंस है। इसमें ये बता रहा है 10 जॉब्स हैं IoT पे। ठीक है, देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप अगर इलेक्ट्रिकल से बिलोंग करते हैं तो आपको ये प्लेटफॉर्म नहीं आना चाहिए। आपको पता होगा कि अगर हम किसी कार की बात करते हैं तो टाटा भी अभी एक इलेक्ट्रॉनिक विजन एक के नाम से एक मॉडल उसका लॉन्च होने वाला है, इलेक्ट्रॉनिक विजन, जो कि बैटरी ऑपरेटेड कार होगी, फुली इलेक्ट्रॉनिक्स होगी। वो उसमें डीजल या पेट्रोल से आई थिंक वो नहीं चलेगी। तो उसमें ऑब्वियसली उसमें मैकेनिकल से पूरा कार को डिज़ाइन किया हुआ है, मैकेनिकल का रोल कॉल है। हैवी इलेक्ट्रिकल की अगर आप बात करें तो उसमें कैन प्रोटोकॉल के यूज़ करके आप उसमें अभी अपना कुछ इनोवेट कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक कार है तो इलेक्ट्रॉनिक्स तो उसमें हो गई स्मार्ट है, और सर्विस सेंटर्स को अपडेट देना, या फिर कार में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, इवन बाइक R15 या फिर कोई भी डिजिटल बाइक की अगर हम बात करें, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होने वाली होती है तो उसके लिए हमें इंडिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से चीज़ें यूज़ हो रही हैं। अगर हमने इन सारा इंफॉर्मेशन को क्लाउड पर सेंड कर दिया तो यहाँ पर IoT काम करने लग जाता है। तो इंडस्ट्री में भी इस पर बहुत काम स्टार्ट हो चुका है। गूगल्स पे तो आपने देखा होगा, ओके गूगल किस तरीके से काम करता है। और गूगल पे काम करने के लिए एक और है IFTTT। IFTTT, इफ दिस देन दैट, इफ दिस देन दैट। तो इसका यूज़ कैसे हो जाता है, जैसे आप अपने मोबाइल पे बोलते हैं ना ओके गूगल, आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। आप अपनी आईडी से इसे लॉगिन करेंगे, IFTTT आप गूगल करेंगे ना तो इस पर आपको मिल जाएगा। ये IFTTT वेबसाइट है। आप इस पर बोलेंगे कि इफ़ दिस देन दैट। अगर इसमें प्री प्रोग्राम क्या है, ओके गूगल। ओके गूगल मतलब इफ़ दिस, इफ़ ओके गूगल देन डू दैट। उसने आपको बोल दिया यस, अब बोलिए मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप बोलना चाहेंगे ओके गूगल, फिर आप बोल सकते हैं कि प्लीज़ टर्न ऑन द लाइट। मतलब ये स्ट्रिंग आप इस IFTTT में रख सकते हैं कि अगर मैंने बोला कि टर्न ऑन लाइट तो ये समझ जाएगा टर्न ऑन लाइट का क्या रिस्पॉन्स देना है। मतलब आप गूगल असिस्टेंट को पढ़ा सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। आपको अपनी आईडी से इसको लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर होम ऑटोमेशन में आप यूज़ करना चाहते हैं तो ऑर्डिनो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएंगे, जैसे गूगल होम, फाइंड माई फोन, बहुत सारी चीज़ें हैं, गेट एन ईमेल, जो भी आप चाहते हैं, ये इसके वाईफाई मॉडल चलाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। आप इसे यूज़ करके कभी भी देख सकते हैं आपके मोबाइल फ़ोन पे। IFTTT पे लॉगिन करिए और यूट्यूब पे आपको वीडियोस इसके मिल जाएंगे। इस बारे में ज़्यादा डिस्कशन कर रहे हैं, इफ दिस देन दैट। ठीक है, तो गूगल का ये था ऑपरेशन, गूगल के लिए था। और माइट बॉट है, बहुत सारी एप्लीकेशन है, बहुत सारी कंपनीज हैं। अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है, आप स्टार्टअप करना चाहते हैं, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो IoT पे आप बना सकते हैं चीज़ें। अभी गवर्नमेंट भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रही है। ठीक है, तो ये बहुत सारी कंपनीज आप इसमें देख सकते हैं, जॉब की वैकेंसीज वगैरह। हालांकि मुझे नहीं पता ये कैसा है, मैंने तो बस गूगल पे सिंपली सर्च किया था, इसमें वो वैकेंसीज तो 0 0 बता रहा है फिलहाल। ठीक है, बायोमेट्रिक्स एक अच्छा एग्जांपल है जिसमें मैं भी काम कर रहा हूँ। सारा डाटा वो सर्वर पर भेजते हैं और उसको प्रोसेस करके, जो भी अटेंडेंस सिस्टम के बारे में हमने डिस्कशन किया था उसकी बात कर रहा हूँ। इसका मैसेज क्या है, वीडियो के लिए भाई थोड़ा मैनेज करिए। चलिए वीडियो स्टॉप हो जाता है, मुझे बता दिया करिए। तो ये कुछ कंपनीज हैं, कनेक्टेड अप्लाइंसेस, स्मार्ट होम सिक्योरिटी सिस्टम, ऑटोनोमस फार्मिंग इक्विपमेंट्स, वेरिएबल ड्रोन्स के बारे में आपको पता है। ड्रोन्स अभी अमेजोन ने स्टार्ट कर दिए इंडिया में, पता नहीं क्यों किया, शायद उनको डर लग रहा हो कि इंडिया में अगर ड्रोन से डिलीवरी करेंगे तो कोई जो मछली पकड़ने वाला जाल है उसमें वही फेंक करना, उसको हैक कर ले और पकड़ ले और किलो 2 किलो के हिसाब से उसको बेच दे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। शायद इसीलिए उसने अभी तक ड्रोन से नहीं किया होगा डिलीवरी स्टार्ट। तो मल्टीपल IoT प्लेटफॉर्म्स की बात कर लेते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स को पता है, चलिए ठीक है, चीज़ों को इंटरनेट से कनेक्ट करना, लेकिन कैसे? अगर हम बात करना चाहते हैं कि एक चेयर को या फिर एक टेबल को हमें इंटरनेट से कनेक्ट करना है तो क्या हम कर सकते हैं? प्लीज़ मुझे बताइए, क्या हम एक टेबल को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं?
चैट बॉक्स पे भी बता सकते हैं आप। मैं इसे चैट बॉक्स ओपन कर लेता हूँ। क्या हम किसी टेबल को, किसी लकड़ी की टेबल को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं? ठीक है, कर सकते हैं, क्योंकि कंट्रोलर, हाँ, क्योंकि जो कंट्रोलर है, माइक्रो कंट्रोलर है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का हार्डवेयर डिवाइस है, वो भी तो इंटरनेट से कनेक्ट हो रहा है। वैसे ही हमारे पास ये जो लकड़ी के जो भी फर्नीचर, जो भी चीज़ें हैं, वो भी तो एक, मतलब एक ऑब्जेक्ट है। पर्पस क्या है ये डिपेंड करता है। जैसे कि अगर किसी होटल की बात करते हैं, होटल में अगर 100 सीट्स हैं, 100 चेयर अवेलेबल हैं, और किस टेबल पे कितने बंदे हैं, 100 टेबल अवेलेबल है और किस टेबल पे बंदे हैं या नहीं है, वैकेंट है, टेबल नंबर ये वाला खाली है, तो इस तरीके से डेटा प्रोसेस करके फटाफट आप ऑनलाइन टेबल भी बुक कर सकते हैं। जैसे ऑनलाइन टिकट बुकिंग होती है, वैसे होटल की टिकट भी बुकिंग कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर टेबल से कौन सा ऑर्डर आया है, तो फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक, फुल्ली डिजिटल होटल मैनेजमेंट सिस्टम भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या करना होगा, उन्हें एक सेंसर लेना होगा। जैसे टेबल पे कोई बंदा है या नहीं ये चेक करना है, तो एक आईआर सेंसर या फिर मोशन सेंसर या फिर प्रेशर सेंसर लगाकर हम उसे सेंस करके चेक कर सकते हो, और वो डाटा हम कंट्रोलर पे प्रोसेस करवाकर वाईफाई को या फिर जीएसएम को देकर हम इसे नोटिफिकेशन तक भेज सकते हैं, क्लाउड प्लेटफॉर्म तक भेज सकते हैं। तो इस काम को करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं? आई होप कि आपने रास्पबेरी पाई का नाम सुना होगा। रास्पबेरी पाई ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आपने ये भी सुना होगा कि पाइथन अभी इस टाइम पे बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चल रही है। पाइथन जो है वो बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चल रही है इस टाइम पर। ऐसा क्यों है? अकॉर्डिंग टू मी बेस्ट लैंग्वेज तो सी है। अकॉर्डिंग टू मी बेस्ट लैंग्वेज तो सी है। सी लैंग्वेज बेस्ट है। क्यों? क्योंकि जो असल मतलब लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट लैंग्वेज सी है। क्योंकि जो भी चीज़ें बनती है, फंक्शंस को बनाना, रजिस्टर लेवल पर प्रोग्रामिंग करना, ये सारी चीज़ें बेसिक लेवल पर आप सी लैंग्वेज से कर सकते हैं। लेकिन अगर हम रास्पबेरी पाई की बात करें तो ये हमें सीधी सीधी लाइब्रेरीज प्रोवाइड करता है। लाइब्रेरीज को अगर हम दूसरी भाषा में बोलें तो ये हमें हेडर फाइल प्रोवाइड करता है, क्योंकि पता है बहुत बड़े डाटा को प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर चाहिए, क्योंकि इसे हाई स्पीड से प्रोसेस करना होता है। तो ये जो रास्पबेरी पाई है, आप इसमें देख सकते हैं, ये जो सिल्वर कलर का आपको एक दिख रहा है पिन, एग्जैक्टली ये तो एनिमेशन वाला है, एनिमेटेड है। इसमें आप माउस अटैच कर सकते हैं, कीबोर्ड अटैच कर सकते हैं, और इसका जो ये सामने बिल्कुल आपके पास में वीजीए कनेक्टर दिख रहा है आपको वीडियो केबल के लिए, वीजीए कनेक्टर, तो आप इससे सीधा वो अपना मॉनिटर कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो केबल, वीडियो कैमरा कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब फेस रिकॉग्नाइजेशन जैसे प्रोजेक्ट पर भी आप इस पर काम कर सकते हैं। मतलब आप जैसे घर के अंदर पहुंचे और कैमरा आपको देखे, मतलब एक ह्यूमनॉइड बॉट में आपने रास्पबेरी पाई इंस्टॉल कर दिया और वो आपको देखेगा और आपको आपके नाम से आपका वेलकम करेगा। और अगर कोई अननोन बंदा आता है तो बोलेगा उससे कि प्लीज़ आइडेंटिफाई योरसेल्फ, प्लीज़ अपने बारे में आप कुछ बताइए। और जो भी वो अपने बारे में बताएगा वो आपको इंटरनेट की हेल्प से, वीडियो कॉलिंग की हेल्प से आपको सारा डाटा, जैसे आप उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है तो उस डाटा को वो सेव करके रखेगा, और बाद में आप उसको, वो आपको सेंड कर सकता है या फिर आपको इन्फॉर्म कर सकता है। वो डिपेंड करता है आप इसे कैसे यूज़ करना चाहते हैं। तो फेस रिकॉग्नाइजेशन जैसी चीज़ें आप इस पर करा सकते हैं। थर्मल सेंसर भी कैमरा अगर लगा दिया, थर्मल कैमरा, तो न्यूज़ वगैरह में देखा होगा आपने, बहुत सारे लोग आते हैं, सबके फेस पे एक बॉक्स बन जाता है और उसमें लिखकर आता है कि उनका टेम्परेचर इतना है, इतने डिग्री सेल्सियस उनका टेम्परेचर है। अभी कोरोना के टाइम पे ये चीज़ें इजीली देखने मिल रही है। ये है बेस्ट ईजीएस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेटफॉर्म। इससे ज़्यादा तारीफ के लिए मेरे पास वर्ड नहीं आ पा रहे इसलिए। ठीक है, तो सबसे आसान रास्ता है इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम करने के लिए। सबसे आसान तो इसे मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि इससे भी आसान एक और रास्ता है सेम प्लेटफॉर्म पर काम करने के लिए।
सेम प्लेटफॉर्म पर काम करने के लिए एक और आसान रास्ता है। मतलब प्रोग्रामिंग की जो मेथड होती है ना, क्योंकि सारा का सारा खेल आ जाता है प्रोग्रामिंग का। काफ़ी लोगों को प्रोग्रामिंग से भी डर लगता होगा, भाई मुझे भी स्टार्टिंग में प्रोग्रामिंग से डर लगता था और मैं भाबता था कि नहीं यार, प्रोग्रामिंग में पूरा 12-12 घंटे बैठकर कंप्यूटर पे काम नहीं कर सकता क्योंकि मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आती है, मैं हार्डवेयर पे काम कर सकता हूँ। फिर मुझे पता चला, इंडस्ट्री में पैर रखने के बाद मुझे पता चला कि हार्डवेयर पे तो सैलरी कम है, प्रोग्रामिंग में ही सबसे ज़्यादा सैलरी है। तो अगर आप 12 घंटे काम भी कर लेते हैं, 5 साल आपने जॉब कर लिया, तो आप इतना पैसा कलेक्ट कर सकते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से इंटरेस्ट आपका चेंज हो जाता है। और सिर्फ इसमें पैसे की बात नहीं है, इसमें बात ये भी है कि जब आप प्रोग्रामिंग करके किसी टास्क को परफॉर्म करते हैं तो उसमें जो हमें मतलब खुशी मिलती है, जो टास्क हम जैसे हमने कभी इमेजिन नहीं किया, तो उससे जब हम कर लेते हो तो एक अलग ही एनर्जी हमें मिलती है। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसे हम प्लेटफॉर्म, चलिए हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम इस पर काम करेंगे। दूसरा, इसका एक छोटा मॉड्यूल है, छोटा डिवाइस है, ऑर्डिनो नैनो है। स्पेस सेम प्लेटफॉर्म है, प्रोग्रामिंग मेथड बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें इसका साइज़ छोटा होता है। आपने देखा होगा कि अब आयरन मैन का नाम नहीं लूँगा मैं, आपने देखा होगा यूट्यूब में कई वीडियोस में देखा होगा, कुछ बंदों ने चश्मा पहनते ना, स्पेक्स वगैरह यूज़ करते, तो उनके स्पेक्स में एक रिफ्लेक्शन आता है कि टेम्परेचर कितना है, या फिर उनके घर से कॉल आ रहा है तो किसका कॉल आ रहा है, मतलब उन्हें देखना नहीं पड़ता। फिर चलिए ले लेते हैं, आयरन मैन का नाम ले लेते हैं, भाई मेरा फेवरेट है। तो वो क्या करता है, उसके मास्क में, हेलमेट के अंदर ही से ही उसे सारा ग्राफिक्स दिखता है। मतलब एक कांच से, एक ग्लास से जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर उसे जो इमेज बनाकर दिखाती है, उस पर आप डाटा विजुअलाइज कर सकते हैं, नोटिफिकेशन आप रीड करा सकते हैं। तो उसमें ऑर्डिनो नैनो यूज़ कर लेते हैं। एक ऑर्डिनो मिनी भी आता है, बहुत छोटा है, साइज स्पेस बहुत कम लेता है, तो हम इसे अपने फेस पे या फिर सर पे, कहीं पे भी, हेलमेट में या फिर कहीं भी इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये है नोड एमसीयू। अगर आप हैकिंग में इंटरेस्टेड हैं, हैकिंग में आप इंटरेस्टेड हैं, तो आपने इसके बारे में सुना होगा, देखा होगा और शायद थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। लिनक्स के, काली लिनक्स में भी इससे रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। काली लिनक्स जो कि हैकिंग के लिए प्लेटफॉर्म यूज़ किया जाता है, इसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं। इसमें हैकिंग से रिलेटेड बहुत सारे टूल्स अपडेट होते रहते हैं, आते रहते हैं। जो भी हैकर्स होते हैं, एथिकल हैकर होते हैं, जो भी बंदे होते हैं, वो क्या करते हैं, एक टूल बनाते हैं। क्योंकि सभी लोगों को बिगिनर लेवल पर प्रोग्रामिंग इतनी अच्छी नहीं आती, क्योंकि आपको अच्छा हैकर अगर बनना है तो बहुत सारी लैंग्वेजेस आपको आना चाहिए। PHP, HTML, जावा स्क्रिप्ट और .NET, बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं। C तो आनी ही चाहिए, मस्ट है। बहुत सारी लैंग्वेजेस है, जेसन मैथड है, और चलिए और भी मुझे याद नहीं आ रही, XML मैथड्स होती है, सारी बहुत सारी चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ें आना चाहिए। तो सब लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं आ पाती हैं, तो वो क्या करते हैं, एक टूल बना देते हैं, टूल, एक सॉफ्टवेयर बना देते हैं कि आप उसे रन कीजिए और आपकी वो टास्क, वो चीज़ें चल जाएंगी। इसीलिए जो व्हाट्सएप वगैरह होता है ना, कुछ टाइम पहले व्हाट्सएप भी हैक होने लगा था, इसीलिए व्हाट्सएप का एप्लीकेशंस का अपडेट आता रहता है। अगर आप अपनी एप्लीकेशंस को अप टू डेट रखेंगे तो वो हैक नहीं हो पाएगी, क्योंकि हैकर्स ही होते हैं जो एथिकल हैकर होते हैं, जो अच्छे वाले हैकर होते हैं, वो, इनका काम ही यही होता है, इनका जॉब ही यही होता है कि किसी भी डिवाइस में, किसी भी सॉफ्टवेयर में बग को, मतलब जो कमज़ोर कड़ी है उसे ढूंढना। जैसे वो ढूंढ के बता देते हैं तो उनको उसके लिए पैसा मिलता है कि ठीक है, आपने हमारे प्रोडक्ट में, डिवाइस में या फिर सॉफ्टवेयर में एक बग फाइंड किया है, तो हम आपके लिए इसके लिए हम आपको पे करेंगे। तो इस तरीके से उनको अच्छी खासी पेमेंट हो जाती है। तो ये यूज़ हो जाता है इसके। ऑर्डिनो से जो इजी प्लेटफॉर्म की हम बात कर रहे थे, ऑर्डिनो से भी जो इजी है जिसकी हम बात कर रहे थे, वो है इसे क्या बोलेंगे, मैकेंजो नहीं, सॉरी इसका नाम भूल गया, एम ब्लॉक। ठीक है, तो इसकी प्रोग्रामिंग मेथड बहुत इजी होती है। इसके अंदर भी ऑर्डिनो ही लगा हुआ है, लेकिन छोटा सा ऑर्डिनो लगा हुआ है। ऑर्डिनो की जो आईसी होती है ना, छोटे वाले फॉर्म पे लगी हुई है। तो मतलब 6th क्लास के जो बच्चे होते हैं वो ऑर्डिनो पे काम करना स्टार्ट कर चुके हैं। 6th क्लास के जो स्टूडेंट हैं वो ऑर्डिनो पे काम करना स्टार्ट कर चुके हैं। वो जानते हैं कि सेंसर क्या होता है, IoT क्या होता है, खुद 6th क्लास के बच्चों को पता है। चलिए ठीक है, 6th क्लास के बच्चे तो ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स और इजी लेवल पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। जिन बच्चों को प्रोग्रामिंग नहीं समझाया जा सकता, उनके लिए एक प्रोग्रामिंग मेथड अवेलेबल होती है, स्क्रैच मेथड, जिसे हम कहते हैं स्क्रैच प्रोग्रामिंग। मतलब उनको क्या करना होता है, जैसे इफ एल्स का हमें कंडीशन डालनी होती है ना, इफ अगर वैल्यू 5 से ज़्यादा होती है तो आप ये काम करिए, अदरवाइज आप दूसरा काम करिए। तो इसके लिए एक बना बनाया एक लैडर होता है, बना बनाया एक ब्लॉक होता है, बस उसे उठाकर
वो अपने GUI पे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे जो भी इन्वायरमेंट होता है उस पर रख देते हैं, वर्किंग एरिया पर रख देते हैं, तो उससे प्रोग्राम जनरेट हो जाता है। तो चीज़ें बहुत आसान हो चुकी हैं छोटे बच्चों के लिए। तो आप अब इमेजिन कर पा रहे होंगे, आई होप आप इमेजिन कर पा रहे होंगे कि फ्यूचर में इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ जाने वाला है, कहाँ जा रहा है, कितना इम्प्रूव होने वाला है। इंडिया में तो लोगों को कन्विंस भी करना पड़ रहा है कि आप उन्हें बताना पड़ जाता है कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आर्डिनो। व्हाट इज़ आर्डिनो? आर्डिनो की आईडी होती है IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। शॉर्टकट में बोला जाए तो सॉफ्टवेयर, आर्डिनो का सॉफ्टवेयर। GPIO पिंस, भाई ठीक है आर्डिनो का बोर्ड तो है, लेकिन उसको कनेक्ट कैसे करना है, उसके कनेक्शन क्या होगा? तो उसके लिए होता है जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिंस, प्रोटोटाइप यूजिंग प्रोटियस। अब आपके पास आर्डिनो बोर्ड नहीं है, ठीक है, तो मैं इसके लिए आपको लिंक शेयर करवा दूंगा। अगर आप लोग के पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं आपको शेयर करवा दूंगा। तो आप उसमें से सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिएगा और आप इसे इम्प्लीमेंट करके भी चला सकते हैं अगर आपके पास आर्डिनो बोर्ड नहीं है तो। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो मतलब सिमुलेशन में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि PLC स्काडा में होता है, एक हार्डवेयर डिवाइस होता है और उसको सॉफ्टवेयर पे उसको और चलाकर आप देख सकते हैं, वैसे इसमें भी हम इसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर चलाकर देख सकते हैं सिमुलेशन पे। तो ये आर्डिनो बोर्ड, और इसमें होता है कुछ GPIO पिंस। इसमें हमारे पास कुछ जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिंस, ठीक है। अब ये कहाँ पर है? राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं, जीरो से लेकर पिन नंबर 0 से लेकर पिन नंबर 13 तक इसने बताया हमें कि ये GPIO पिंस है, जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिंस है। और इसमें A0 से A0 से लेकर A5 तक जो पिंस हैं वो है एनालॉग सेंसर को यूज़ करने के लिए। अब यहाँ पर एनालॉग सेंसर क्या होता है आगे हम डिस्कस करेंगे, एनालॉग सेंसर क्या होता है। हम इसमें एक प्रोटेस का मैं आपको दिखा देता हूँ। ओम्स लॉ अभी डिस्कस नहीं करना है, प्रोटेस देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है, एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है। इसे कैसे यूज़ करना है, इसका एक PDF फाइल आपके साथ शेयर कर देंगे, तब तक आप इसे देख सकते हैं। मैं सिंपली इसमें P प्रेस कर रहा हूँ, P, और यहाँ पर सर्च करूँगा आर्डिनो, और इसमें से मैं आर्डिनो नैनो यूज़ कर लेता हूँ, सॉरी आर्डिनो ऊनो। ये देखिए यहाँ से पिन नंबर 13, पिन नंबर 7, मतलब यहाँ से पिन नंबर 0 स्टार्ट हो रहा है। ये सारे पिन्स आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। अगर आपको एनालॉग सेंसर यूज़ करना है, तो ये ADC के लिए एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन करने का काम ये पिन्स करते हैं, ठीक है। ये है जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिन्स। इसे डाउनलोड कैसे करना है? तो सिंपली इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आर्डिनो पर जाएंगे, Arduino.cc इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, Arduino.cc। देखिए हमें कुछ भी नहीं पता, हमें आर्डिनो के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो ये जो वेबसाइट है उन्होंने हार्डवेयर हमें दिया, हमने हार्डवेयर परचेस कर लिया। चलिए हार्डवेयर हमने परचेस भी नहीं किया, एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर हमने ले लिया, फ्री में डाउनलोड कर लिया। प्रोटियस, जिसका नाम है प्रोटियस, इसका आइकन देखने में IS दिखता है, इसे मिनिमाइज कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर में आपको जाना है डाउनलोड्स पे, थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ आप देख सकते हैं ज़्यादा
ज़्यादा जूम कर दिया। आप यहाँ देख सकते हैं विंडोज़ इंस्टॉलर फॉर विंडोज 7 एंड अप, विंडोज जिप फाइल फॉर नॉन एडमिन इंस्टॉलर। कुछ लिमिटेड कंडीशंस होती हैं, तो उसके केस में अगर आप आर्डिनो यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे गेस्ट यूज़र वगैरह होते हैं तो उन्हें एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की परमिशन नहीं होती है, तो आप यहाँ पे जिप फाइल को डाउनलोड करके इसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो डायरेक्ट आर्डिनो चला सकते हैं। और ये तो अब आपको पता है गेट विंडोज 10 के लिए उसका पर्सनल एप्लीकेशन होता है। फिर लिनक्स वगैरह आप चलाना चाहते हैं 32 बिट पे, मैक ओएस पे चलाना चाहते हैं, एप्पल का लैपटॉप है उस पर चलाना चाहते हैं तो उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर होता है। लिनक्स पे चलाना चाहते हैं, रिलीज नोट्स वगैरह सोर्स कोड यहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो फिलहाल हमें क्या चाहिए, हमें ये वाला सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि हम डाउनलोड कर सकते हैं। हम किसी साइबर कैफ़े में नहीं चला रहे, अपने कंप्यूटर में चला रहे हैं, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। तो इसे ओपन कर लेते हैं, ठीक है। इसे ओपन किया। जब आप इसे ओपन करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर आपको बताएगा कि इसे कैसे यूज़ करना है, ठीक है। आई होप आप लोग यहाँ पर हैं। अगर मैंने आप लोगों को नहीं सुनाया है तो आप लोगों की नींद तो नहीं लग गई ना, प्लीज़ रिप्लाई कीजिए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अभी नहीं सोए मतलब आप आगे नहीं सो पाएंगे। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चालू हो रहा है क्योंकि यार थ्योरी पढ़ाना ज़रूरी होता है और थ्योरी थोड़ा मुझे भी बोरिंग लगने लगता है, ठीक है। तो ये पता है आपको कैसे इंस्टॉल करना है इसे, तो ये इंस्टॉलेशन के लिए लोकेशन है। अब इसे यूज़ कैसे करना है, ये सेटअप फंक्शन है, ये चलता है सिर्फ एक बार, वन टाइम एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो ये सेटअप में आप चलाएंगे। और लूप मतलब आपको पता है, लूप मतलब जब तक इसमें बैटरी पावर है ये रिपीट होता रहेगा। जब तक इसमें बैटरी पावर है, इस कोड पे बैटरी पावर है, तब तक ये कोड को रिपीट करता रहेगा। कौन सी चीज़ रिपीट करेगा, जो भी चीज़ आप इसके अंदर लिखेंगे, आप जो भी चीज़ इसके अंदर लिखेंगे वो रिपीट करेगा। चलिए इसके अंदर ये चीज़ें खाली कर लेते हैं क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि काम कैसे करता है। ये काम करता कैसे है, सिंपली जैसे हम काम करते हैं। आर्डिनो को कैसे सीखना है, सीधा साधा जवाब इसका ये है कि जैसे आपने अपने दोस्तों से बात करना सीखा है। आपने स्कूल में जब फर्स्ट टाइम एडमिशन लिया था तो जब आप छोटे थे आपने फ्रेंडशिप करना स्टार्ट की, तो फ्रेंडशिप करना कैसे स्टार्ट की, आपने बात करके। आपने बात करने के लिए हिंदी लैंग्वेज यूज़ की होगी, इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ की होगी, ठीक है। मतलब एक मीडियम हुआ, एक लैंग्वेज हुआ, और उस लैंग्वेज से आपने अपने दोस्तों से बात करना स्टार्ट किया। एक सिचुएशन ऐसी आई कि लंच टाइम हुआ और आपने अपने दोस्त का लंच बॉक्स छुड़ा लिया। वो सीधा साधा आपका फ्रेंड था या फ्रेंड थी जो भी, वो सीधा साधा था, उसने कुछ भी नहीं बोला, आपने उसका टिफ़िन बॉक्स लंच बॉक्स फिनिश कर दिया, खा लिया। सेकेंड डे फिर एक सिचुएशन आई, आपने दोबारा दूसरे बंदे का लंच बॉक्स छुड़ा लिया। लेकिन उस सेकेंड डे क्या हुआ, वो बंदा थोड़ा सा तगड़ा था, हाइटेड भी था, तगड़ा भी था, बंदा या बंदी जो भी है। तो जब आपने उसका लंच बॉक्स छुड़ा लिया और फिनिश करना स्टार्ट किया, मतलब खाना उसे स्टार्ट किया, तो उसका जो रिप्लाई आपको मिला, आपने उससे जो सीख ली वो आपको पूरा लाइफ टाइम काम आता है। मतलब आपने उससे कुछ सीखा कि दोबारा, मतलब पंगा बंदा देख के पंगा लेना चाहिए, ठीक है, आपने सीखा। तो इसके साथ भी, कंट्रोलर के साथ भी, आर्डिनो के साथ भी, हर इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के साथ भी यही चीज़ है। इनसे भी हम ऐसे ही फ्रेंडशिप करते हैं, इनसे हम बात करते हैं, ठीक है, यूजिंग सी लैंग्वेज, ठीक है। आप इसमें सोचिए, इम्प्लीमेंट करिए, बस आप इसमें टेंशन बस मत लीजिएगा, ये आपको वैसा रिप्लाई नहीं करेगा जो कि तगड़ा बंदा आपको रिप्लाई कर सकता है, ये आपको वैसा रिप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। आपको बस इसे एनालाइज करना है, सीखना है। आप जितना ज़्यादा इससे बात करेंगे उतना ज़्यादा आपको ये सीखने मिलेगा, ठीक है। हमने इसे आपके फ्रेंड से रिलेट किया, हमने आर्डिनो बोर्ड को आपके एक फ्रेंड से रिलेट किया। इस आर्डिनो बोर्ड को हमने आपके फ्रेंड से रिलेट किया। थोड़ा सा और इसे रिलेट करते हैं, थोड़ा सा और रिलेट करते हैं। आप इसमें एक आईसी देख रहे हैं, ये कंट्रोलर है,
आईसी कंट्रोलर, माइक्रो कंट्रोलर। पीएलसी भी एक कंट्रोलर है, ये भी एक कंट्रोलर है, माइक्रो कंट्रोलर है। आपके पास लैपटॉप है, लैपटॉप या डेस्कटॉप है, वो 32 बिट का हो सकता है या फिर 64 बिट का हो सकता है। 64 बिट का है, 32 बिट का। लेकिन ये जो ऑर्डिनो है ये 8 बिट का है, 8 बिट का। अब ये बिट्स क्या होती है, बिट्स क्या होती है? बेसिकली कुछ पिन्स होती हैं, 8 बिट होती है। इसका जो आर्किटेक्चर है 8 बिट का। आपके लैपटॉप का आर्किटेक्चर है 64 बिट का, अगर आपने नया खरीदा है। अगर आप कॉलेज का यूज़ कर रहे हैं या फिर बहुत पुराना वाला का यूज़ कर रहे हैं तो वो 32 बिट का हो सकता है। ठीक है, तो इसका आर्किटेक्चर, ये आर्किटेक्चर क्या होता है, कहाँ पे काम आता है, और अगर आपने कैपिटल ए व्हाट्सएप किया तो ये यूएसए अगर आपको व्हाट्सएप करना है तो ये वहाँ तक जाएगा कैसे? मुझे कोई बताएगा कि आप जो व्हाट्सएप करते हैं ये यूएसए तक अगर भेजना है तो कैसे जाता होगा ये? आप एक व्हाट्सएप करते हैं तो ये अमेरिका तक कैसे चला जाता है? कैसा? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ब्लैक लिस्ट में नहीं होना चाहिए। अच्छा अच्छा, नहीं, कॉन्टैक्ट लिस्ट चलिए मैंने आपको दे दिया, कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे दिया। मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो जो कैपिटल ए है वो आपके मोबाइल फ़ोन से कैसे जाता होगा, हवा में उड़ के या फिर केबल के थ्रू कैसे जाता होगा अमेरिका तक? सैटेलाइट के थ्रू। चलिए ठीक है, यहाँ पर हाँ केबल्स के थ्रू, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा और से ब्रीफ करेंगे। हाँ बिट्स के फॉर्म में भी जाता है। हम इसे थोड़ा सा और ब्रीफ करेंगे कि समुद्र, कहते हैं ना 7 समंदर पार है, 7 समंदर पार। तो हमारे इंडिया में ही कुछ ऐसी लोकेशन भी होती है जिसे हम कहते हैं रिमोट एरिया, जहाँ नेटवर्क नहीं आता। तो समुद्र तो कितना बड़ा एरिया हो गया, वहाँ तो कोई मोबाइल टावर भी नहीं होता है। तो कहानी थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्बिंग होती है। और अगर हम सैटेलाइट की अगर हम बात करें तो सैटेलाइट का तो रेंज वहाँ पर भी आता है, रिमोट एरिया में भी आता है। हाँ बशर्ते वहाँ पे कोई जैमर ना लगा हो। और अगर किसी जंगल की हम बात करते हैं तो वहाँ तो कोई जैमर भी नहीं होता और वहाँ पे कोई टावर भी नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये है ऑप्टिकल केबल्स, जो सबमरीन केबल्स होती है ना, सबमरीन केबल्स, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, ये समुद्र में बिछाई जाती है, उसके थ्रू ये सारा कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, अभी जियो जो हमें बहुत कम रेट पे जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड कर पा रहा है उसका रीज़न भी यही है क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ पर काम कर रहा था। उसने अपनी खुद की ही सबमरीन केबल्स बिछा दी, इसीलिए वो 6-6 महीने तक हमें फ्री इंटरनेट प्रोवाइड करा रहा था, अनलिमिटेड, शायद अनलिमिटेड प्रोवाइड करा रहा था। ठीक है, तो यही रीज़न था। अब उसने क्या किया, उसके लिए उसने लोगों की हैबिट डलवा दी कि आप इंटरनेट के आप आदी हो जाइए। उसके बाद उन्होंने पेमेंट लेना स्टार्ट कर दिया। और अब मुश्किल काफ़ी लोगों के साथ ये होने लगी है कि ड्यूअल सिम मोबाइल फ़ोन सबके पास है। कई लोगों को मजबूरी में दोनों नंबर चालू करके रखने पड़ रहे हैं और अब उसके रेट, जो कॉलिंग रेट है वो बढ़ गए हैं। और तीसरी समस्या ये आ गई है कि आपको उसमें पर मंथ रिचार्ज करना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी हो गया है। तो यहाँ थोड़ा सा जियो ने फ़ायदा उठा लिया है। ठीक है, अब इसे गलत फ़ायदा बोलें या फिर अच्छा फ़ायदा, डिपेंड करता है एप्लीकेशन पे। भाई मुझे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगी है 4-4 सिम कार्ड को मेंटेन करना। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है। अब हम यहाँ बात कर रहे थे कैपिटल ए को प्रोसेस होने के लिए 8 बिट का जो आर्किटेक्चर है ना, 8 बिट का जो आर्किटेक्चर है उसमें कैपिटल ए, एस्की टेबल के बारे में आपने सुना होगा। एस्की टेबल, जिसे हम बोलते हैं स्काई टेबल भी बोल देते हैं, ASCII। एस्की टेबल, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है ना वो बताता है कि एस आप इसे प्रोनाउंसिएट करें। आप देख सकते कहीं ना कहीं इसमें लिखा होगा, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो SE बोलता है, लिखा हुआ है इसमें। चलिए आप गूगल करेंगे, मैं बिंग सर्च कर रहा हूँ, आप गूगल सर्च करके उसमें देख सकते हैं, मिल जाएगा। तो इसमें मैं इमेज पर क्लिक कर लेता हूँ ताकि एक अच्छा खासा एस्की टेबल मिल जाए। हमने बात की थी कैपिटल ए की, ठीक है, तो इसमें कैपिटल ए देख लेते हैं।
कैपिटल ए, ये बैकग्राउंड कलर इसका चेंज हो गया, हमें वाइट वाला बैकग्राउंड चाहिए। ताकि हम इजीली इसे ब्राउज कर पाएँ। हाँ ये ठीक है। इसमें कैपिटल ए आप देख सकते हैं, इसे जूम करता हूँ। कुछ ज़्यादा जूम हो गया। ये स्मॉल है, ये कैपिटल ए, ठीक है। तो कैपिटल ए का 65 होता है डेसिमल में, कैपिटल ए 65 होता है डेसिमल में। हाँ, कैपिटल ए 65 होता है डेसिमल नंबर में, हेक्साडेसिमल में 41 होता है, और कैरेक्टर इसका कैपिटल ए है, ठीक है। बी सी डी की अगर हम बात करें तो 41, 42, 43, 44, 45, 46। स्मॉल ए बी सी डी की बात करें तो 61, 62। मतलब आपको पता है जो कंट्रोलर है वो बाइनरी मतलब 1010 की लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज। तो हम चलते हैं एक कैलकुलेटर के पास, एक कैलकुलेटर हम ओपन करते हैं, और इस कैलकुलेटर में विंडोज़ में हमारे पास एक कैलकुलेटर अवेलेबल होता है, आप उसे चला सकते हैं। आप यहाँ पर ऑप्शन में जाकर प्रोग्रामर मोड में आप जाएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो हमारे पास कैपिटल ए का क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर है 41, तो हम हेक्स में क्लिक करेंगे, लिखेंगे 41, देखिए यहाँ पर इसका बाइनरी क्या आ गया 1000001, मतलब 8 बिट की अगर हम बात करें तो 01000001। तो एस्की टेबल होती क्या, अमेरिका ने इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए एक कोड जनरेट किया था। अमेरिका ने अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करने के लिए कोड जनरेट किया था, जिसका नाम उन्होंने रखा है एस्की टेबल। इसका फुल फॉर्म है, एस्की का फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब उन्होंने इसे ग्लोबलाइज कर दी कि ठीक है अब आप इसे इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स में माइक्रो कंट्रोलर हुआ या फिर एलसीडी हुआ, जो भी डिस्प्ले डिवाइस है, उसमें ये बाइनरी नंबर्स चलते हैं। मतलब ये कितनी बिट हो गई, 8 बिट हो गई। आप माइक्रो कंट्रोलर जो हुआ, जो एटमेगा 16 हुआ, या सॉरी ये जो आर्डिनो बोर्ड हुआ, ये 8 बिट का है। मतलब कैपिटल ए को सेंड करने के लिए, कैपिटल ए को पास करने के लिए इसे एक क्लॉक पल्स की जरूरत पड़ेगी, एक क्लॉक पल्स की जरूरत पड़ेगी। एक क्लॉक पल्स में एक कैपिटल लेटर पास हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके 32 बिट के लैपटॉप की बात करें तो एक क्लॉक पल्स में 4 कैरेक्टर पास हो जाएंगे। और अगर आपका लैपटॉप 64 बिट का है, 64 बिट का लैपटॉप है, तो आप उसे एक क्लॉक पल्स में कितने हो जाएंगे, 8 कैरेक्टर्स, ABCDEFGH, एक ही क्लॉक पल्स में 8 कैरेक्टर पास हो जाएंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा और स्पीड की बात कर लेते हैं, अब थोड़ा और स्पीड की बात कर लेते हैं। जैसे हमारा बॉडी होती है, हमारी बॉडी होती है, वैसे ही माइक्रो कंट्रोलर होता है। हमारी बॉडी में ब्रेन होता है, माइक्रो कंट्रोलर में प्रोसेस होता है। हमारा बॉडी में ब्रेन प्रोसेस करता है, हम जो सोचते हैं, इनपुट जो सेंसर हम लगाते हैं, जैसे हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में 5 सेंसर्स हैं। छठवें सेंसर की हम बात नहीं करेंगे, कॉमन सेंसर की बात नहीं करेंगे, कॉमन सेंस की 5 सेंसर्स की हम बात करेंगे, जो हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से, और टेस्ट कर सकते हैं, ये सारे कुछ सेंसर्स हैं। तो मतलब ये जो सेंसर है, सेंस करते हैं डाटा और हमें देते हैं, हमारी बॉडी को देते हैं। ये सारे सेंसर है। जीभ जो हमारी टंग है, हमारी आईज है, ईयर्स हैं, ये हमारी बॉडी से कनेक्टेड है, ये हमारे ब्रेन से कनेक्टेड नहीं है, ये डायरेक्टली हमारी बॉडी से कनेक्टेड है। और हमारी बॉडी के अंदर जो इंटरनल वायरिंग है, ये पूरा कनेक्शन इसका जाता है ब्रेन से। तो जो भी सिग्नल जाते हैं सीधे जाएंगे, सिग्नल जाएंगे सीधे ब्रेन पे, और ब्रेन इसे प्रोसेस करेगा। जैसे कि बचपन से हमने सीखा है कि अगर हमारे पैर खड़े, बहुत देर तक खड़े अगर हम रहते हैं, हमारे पैर दुखने लग जाते हैं तो हम बैठ जाते हैं। तो ये हमारी प्रोग्रामिंग है, जो हमारे पेरेंट्स ने की हुई है, मम्मी पापा ने, हमारे पेरेंट्स ने की हुई है। तो ये प्रोग्रामिंग है।
तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक अच्छा खासा एग्जांपल है। तो इस तरीके से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी प्रोग्राम बना सकते हैं। मतलब वो सेल्फ प्रोग्रामेबल अगर आप उसे बना सकें, मतलब आप उसे सीखें और एरे में स्टोर करें, कंपेयर करें और ऐड ऑन करते जाएं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा आपको। तो इस तरीके से काम करता है। हाँ, तो हम इसकी बात करते हैं क्लॉक पल्स की। जैसे हमारी बॉडी में हार्ट होता है, हार्ट बीट करता है। अगर हार्ट बीट नहीं करेगा तो ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा और हम एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वैसे ही कंट्रोलर में, किसी भी डिवाइस में एक क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है जो कि फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। फ्रीक्वेंसी मतलब टाइम से रिलेट करती है। इसका फॉर्मूला होता है F=1/T। ठीक है, हम सिंपली इसको समझने के लिए बात कर रहे थे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका लैपटॉप कितनी स्पीड से काम कर रहा है। अगर आपने एक सी का एक प्रोग्राम लिखा और वो उसको एग्जीक्यूट आपने करा दिया तो कितनी स्पीड से काम किया, आपको ये आइडिया लग जाएगा। हम बात करेंगे 1 मेगाहर्ट्ज़ की। 1 मेगाहर्ट्ज़ मतलब 10 की पावर 6 होता है। अगर हम इसे टाइम से रिलेट करें तो t इज इक्वल टू 10 की पावर क्या हो जाएगा, -6। 10 की पावर -6 हो जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, 1 माइक्रोसेकेंड। मतलब एक क्लॉक पल्स हो गई 1 माइक्रोसेकेंड। यहाँ पे आपने अगर 10 लाइन का कोड लिख दिया तो मतलब 10 लाइन के कोड को एग्जीक्यूट होने में इसे 10 माइक्रोसेकेंड लगेंगे। लमसम आइडिया हम ले रहे हैं, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर रहे क्योंकि बैकएंड में बहुत सारी प्रोसेस चलती हैं। हेडर फाइल को एक्सेस करना, प्रोसेस करना, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। उसके बाद हमारा मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होने स्टार्ट होता है। तो एक मोटा एक रफ आइडिया हमें चाहिए। तो अराउंड 10 क्लॉक साइकिल्स हमें इसमें लगेंगी किसी 10 लाइन के कोड को एग्जीक्यूट होने में। आपके पास जो लैपटॉप आप यूज़ कर रहे हैं, आप उसके माई कंप्यूटर में प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। माई कंप्यूटर पे जब आप उस पर राइट क्लिक करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आप उसमें देख सकते हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो गीगाहर्ट्ज़ में है। उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो गीगाहर्ट्ज़ में है। प्रोसेसर वाली जो फ्रीक्वेंसी वो गीगाहर्ट्ज़ में है। ठीक है, और 64 बिट का प्रोसेसर है। मतलब कितना फास्ट हो गया, वो इतना ज़्यादा फास्ट हो गया कि ये गर्म होने लगता है, हीट होने लगता है और उसे ठंडा करने के लिए एक फ़ैन लगाया जाता है। ठीक है, हाई स्पीड से प्रोसेस ये इतना करने लगता है कि ये गर्म होता है और इसकी हीटिंग को कंट्रोल करने के लिए इस पर अंदर एक डीसी फ़ैन लगाया जाता है ताकि ये ठंडा रहे। तो आपका लैपटॉप इस तरीके से काम करता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, 2 लाइनें लिखनी होती हैं। 2 लाइनें लिखनी होती हैं। पहले हमें डायरेक्शन देना होता है और फिर उसके बाद किस ब्लिंक एलईडी को हमें चालू करना है तो उसे हमें कनेक्शन देना होता है। सॉरी, इसके लिए हमें प्रोग्राम लिखना होता है। तो मैं पी प्रेस करूँगा और टाइप करूँगा एलईडी और लिखूँगा डैश। इसमें से मैं ले लेता हूँ एक येलो एलईडी। येलो एलईडी मैंने ले लिया है और इसमें मैं कनेक्ट कर लेता हूँ पिन नंबर 13 पर। और यहाँ से हम ग्राउंड ले लेते हैं। टर्मिनल मोड है, ग्राउंड ले लेते हैं क्योंकि लूप क्लोज होना चाहिए। लूप क्लोज होना चाहिए। हमने इसे ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से हमें एलईडी को ब्लिंक कराना है। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे कि हम किसी भी शादी पार्टी में डायरेक्टली हम किसी भी शादी पार्टी में नहीं जा सकते। शादी पार्टी को हम कभी भी डायरेक्टली हम अरेंज नहीं कर सकते। हमें क्या करना होता है, पहले हमें इसके लिए बात करनी होती है। डेकोरेशन वाले से बुकिंग करनी पड़ती है, एडवांस बुकिंग करनी पड़ती है। जो मैरिज हॉल होता है, रिसेप्शन के लिए जो भी हॉल होता है उसे पहले बुक करना पड़ता है। उसके बाद हम सारे इवेंट को कंटिन्यू करते हैं। तो इसके साथ भी लगभग सेम केस है। हमें इसमें पिन्स को बताना पड़ेगा कि आप पिन में कोई आउटपुट डिवाइस लगाना चाहते हो या फिर कोई सेंसर लगाना चाहते हो। ठीक है, तो सेंसर यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली सेंस करके हमें डाटा बताता है। जैसे आपके क्लासरूम में आपको दरवाजे पर खड़ा कर दिया जाए और आपसे बोला जाए कि अगर आपके एचओडी सर आते हैं तो आप मुझे बताइए। तो आपने क्या किया, एचओडी सर को देखा। ठीक है, देखा मतलब सेंस किया, आपकी आंखों से आपने उन्हें सेंस किया, आपने इंफॉर्मेशन को रिसीव किया और हमें दिया क्लासरूम के अंदर।
क्लासरूम के अंदर आपने उस इंफॉर्मेशन को पहुंचाया। मतलब डायरेक्शन क्या हुआ, इंफॉर्मेशन का इनसाइड हुआ, डायरेक्शन क्या हुआ, इनपुट हुआ, तो वो सेंसर का काम किया आपने। अगर आउटपुट की बात करते हैं, जैसे किसी दरवाजे से एक बाल्टी पानी बाहर फेंकना है या फिर किसी बाहर रखी हुई किसी टैंक में पानी भरना है, तो मतलब वहां से क्या होगा, पानी बाहर की तरफ जा रहा है। मतलब पानी को अगर हम बोला जाए तो करंट बोल सकते हैं, तो करंट बाहर की तरफ किसी एलईडी पे पहुंचाना है, तो मतलब इसका डायरेक्शन होगा आउटपुट। तो चलिए पिन मोड हमें सेट करना पड़ेगा। हम पिन नंबर 13 पर एक एलईडी लगाना चाहते हैं, तो चलिए सेट कर लेते हैं। पहले हम डेकोरेशन के लिए बुकिंग कर लें। बुकिंग कर रहे हैं मतलब पिन का मोड हम सेट कर रहे हैं कि वो पर्टिकुलर पिन इनपुट का काम करेगी या फिर आउटपुट का काम करेगी। तो चलिए लगा लेते हैं इसे 13 कॉमा, इसका काम आउटपुट होगा, ठीक है, इसका काम आउटपुट हो गया। चलिए इतना हम चेक कर लेते हैं, पहले से हमें सेव करना होगा, तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पर। मैं इसका आपको लिंक शेयर करवा दूंगा और मैं चाहूँगा कि आप भी इसे पैरेलली चलाएं, पैरेलली आप इसे यूज़ करें ताकि आप इसे सच में सीख जाएं। तो इसे मैंने डेस्कटॉप पर सेव कर लिया एलईडी के नाम से, और मुझे इस प्रोग्राम का एक मशीन कोड चाहिए। इस प्रोग्राम का मुझे एक मशीन कोड चाहिए, वो मशीन कोड जो कि मैं उस बोर्ड पर अपलोड कर सकूँ। चलिए स्केच पर जाएंगे, एक्सपोर्ट कंपाइल बाइनरी, इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ नीचे देखेंगे कंपाइल कर रहा है। यहाँ राइट हैंड साइड पर प्रोसेस होता हुआ देख सकते हैं। जो भी हमें मेहनत करनी होती थी ना, वो सारी की सारी मेहनत इसने, एग्जीक्यूशन का काम इसने कंपाइलर ने कर दिया। वरना हमें क्या करनी होती थी, अलग अलग कंट्रोलर के हिसाब से हमें अलग अलग लैंग्वेज सीखनी पड़ सकती थी। असेंबली लैंग्वेज जो थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज में हमें एड्रेस कॉल करना होता था। एड्रेस कॉल करना होता था, जैसे कि अगर एड्रेस का कॉल करना मतलब कैसा कॉम्प्लिकेशंस कैसे बढ़ जाता, जैसे कि आपकी क्लास में अगर 10 आपके दोस्त हैं, आपके दोस्त हैं आपके फ्रेंड सर्कल में या फिर आपके फ्रेंड्स हैं, तो उनका अगर आप नाम याद करेंगे तो आपको पता होगा इनका एड्रेस ये है। अगर आप इनका एड्रेस याद करेंगे तो एड्रेस, सबका एड्रेस याद करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि एड्रेस थोड़ा सा लेंथी होता है, और किसका एड्रेस है आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल हो जाता है। तो क्या किया है, अब ये आपकी फ्रेंड है, फीमेल है या मेल है, ये भी आइडेंटिफिकेशन मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका एड्रेस हम कॉल कर रहे हैं, लेकिन उस एड्रेस पे है कौन, यूज़ क्या है, उस बंदे का पर्पस क्या है। अगर कॉलेज के एड्रेस की बात करते हैं तो सिर्फ अगर एड्रेस हमने कॉल किया, एड्रेस बस बोला, तो पता नहीं चलेगा, उससे तो हमें लोकेशन मिलेगी। अगर हमने उसका नाम यूज़ किया तो हमें नाम से ही उसका एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो ये डिफरेंस आ गया कि असेंबली हमने यूज़ करना बंद कर दिया और सी लैंग्वेज यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जो आर्डिनो है, इसने सारा का सारा प्रोग्राम बैकएंड में यूज़ किया हुआ है। इसने बस फंक्शंस बना दिया है और इसने हमसे बोला है कि आप एक काम कीजिए, आपको जो भी चीज़ें करनी है आप बस उसका फंक्शन कॉल कर लीजिए। आप उसका फंक्शन कॉल करेंगे तो काम चल जाएगा, आपको मतलब बहुत ज़्यादा याद करने की, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इसका हमने मशीन कोड एक्सपोर्ट कर लिया है, चला कर देखते हैं। डबल क्लिक करेंगे इस पर, फोल्डर पर क्लिक करेंगे और उस मशीन कोड को ब्राउज करेंगे। डेस्कटॉप पर एलईडी है, एलईडी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इस मशीन कोड को सिलेक्ट करके ओके करेंगे, देन प्ले पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये एलईडी ग्लो नहीं कर रहा है अभी, क्योंकि अभी हमने सिर्फ रिसेप्शन वाले को बुकिंग की है, रिसेप्शनिस्ट से हमने अभी सिर्फ बुकिंग की है। किसी मैरिज हॉल की बात कर लेते हैं, किसी मैरिज हॉल को हमने भी बुक किया, अभी हमने वहाँ पे इवेंट स्टार्ट नहीं किया है, अभी हमने सिर्फ बुकिंग की है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसका कलर ब्लू हो गया, मतलब उसने, ब्लू का मतलब होता है ग्राउंड, मतलब बंद। ठीक है, आप देख सकते हैं ग्राउंड साइड से भी ब्लू कलर जा रहा है, ऊपर साइड से भी ब्लू कलर जा रहा है, मतलब दोनों साइड से ग्राउंड जा रहा है। तो एलईडी दोनों साइड से ग्राउंड है तो नहीं चलेगी।
इसका डायरेक्शन आपको बता देगा कि ऊपर की तरफ पॉजिटिव कनेक्शन होगा, नीचे की तरफ नेगेटिव कनेक्शन होगा। तो चलिए अब इसमें करंट फ्लो करा लेते हैं। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा डिजिटल राइट, फिर से हमने फंक्शन कॉल किया, ठीक है भाई। अगर आपने अपने कॉलेज के पास वाले मैरिज हॉल को बुक किया है, अगर आपने अपने कॉलेज के पास वाले किसी मैरिज हॉल को बुक किया है, तो आप अपने घर के पास वाले मैरिज हॉल में तो कोई इवेंट करवा नहीं सकते। मतलब जिसके साथ आपने बुकिंग की है, जिसको आपने सारा सेटअप समझाया हुआ है, आपको उसी से काम करवाना पड़ेगा ना, वरना काम बिगड़ जाएगा। मतलब इन शॉर्ट काम चलेगा ही नहीं। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा, हमने डायरेक्शन दिया है पिन नंबर 13 को, तो हमें ऑन भी पिन नंबर 13 को ही करना पड़ेगा। चलिए इसका मशीन कोड फिर से हमें जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने प्रोग्राम में चेंजेस किए हैं। तो हम स्केच में जाकर एक्सपोर्ट कंपाइल बाइनरी पर क्लिक करेंगे। कंपाइल हो चुका है, इसे स्टॉप करेंगे और प्ले करेंगे। अब आप देख सकते हैं आवाज नहीं आ रही है। आप अपना एक बार नेटवर्क चेक कर लीजिए ना। ठीक है, सभी को अगर ना आ रही हो तो फिर मेरे इनसे कुछ टेक्निकल इशू हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ हम एलईडी को ऑन कर रहे हैं। एलईडी को ऑन करना एक बहुत ही बेसिक प्रोग्रामिंग है, बहुत ही बेसिक प्रोग्रामिंग है। एक इंटरव्यू में मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि फर्स्ट प्रोग्राम हमने एलईडी प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं। मोस्टली जिस कंट्रोलर में भी हम काम करते हैं, रास्पबेरी पाई की बात कर लें या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेटफॉर्म की बात कर लें, किसी भी चीज़ की बात कर लें, तो पहला प्रोग्राम होता है एलईडी ब्लिंकिंग, एलईडी को ब्लिंक करना। तो मुझे पूछा था कि आप फर्स्ट टाइम एलईडी प्रोग्रामिंग नहीं क्यों करते हैं। उस टाइम मेरा स्टार्टिंग था तो कुछ ज़्यादा दिमाग में नहीं लगा पाया। तो फाइनली उसको आंसर करना, हालांकि हमें पता सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आंसर करने का अलग चैलेंज हो जाता है कि हम इसे अपने वर्डिंग में कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। तो बेसिकली इसका फंडा ये था, कंट्रोलर में अगर 100 पिन 100 पिन्स अगर हैं किसी कंट्रोलर में या फिर किसी हार्डवेयर डिवाइस में, तो उसमें से अगर आपको 67th नंबर की कोई पर्टिकुलर पिन हमने चूज की, 67th नंबर की पिन है, उसको हम चूज करना चाहते हैं और उसको हम चाहते हैं कि उस पर डाटा हाई और लो जाए। तो ठीक है, हमने प्रोग्राम कर दिया, लेकिन उस प्रोग्राम को देखना भी तो है, डाटा हाई लो हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसको आउटपुट देखने के लिए हमने सिंपली एलईडी को ऐसा नहीं किया। ठीक है, एलईडी को हमने सीधे कनेक्ट कर दिया। तो ये था एलईडी को ऑन करने के लिए, करंट को फ्लो करने के लिए सिंपल सा 2 लाइन का प्रोग्राम। हमने इसमें कहा था, आपको बताया था, जो सेटअप है, सेटअप में हम वो चीज़ रखते हैं जो हमें एक बार चलानी होती है। आप देख सकते हो जो एलईडी ब्लिंक हो रही है वो एक बार ही हो रही है। तो हम इसे, अगर आप बार बार ऑन, ठीक है, हमने घर के अगर एक बार लाइट ऑन कर दिया, फैन ऑन कर दिया, तो हम उसे बार बार ऑन नहीं करते हैं, क्योंकि ऑन तो है वो। बार बार अगर हम उसको बटन दबाएंगे तो वो चेंज तो आएगा नहीं, हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है। वैसे हम इसकी बैटरी वेस्ट नहीं करेंगे, ऑलरेडी लाइट ऑन है, इसे ऑन ही रहने देंगे। तो लूप में हम कुछ भी नहीं चलाएंगे। चलिए इसे अपलोड करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये वो वाली बात मैंने जो आपके फ्रेंड वाली जो लंच बॉक्स, जो टिफिन बॉक्स है आपका, उसको छुड़ाने वाली और लड़ने झगड़ने वाली और मार खाने वाली जो मैंने बात की थी, वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट होती है, यहाँ पर यूज़ होती है। कि हमने क्या किया, पहले प्रोग्राम को क्या लिखा, लूप के अंदर रख दिया और देखा क्या होता है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। अब हम इसे क्या कर रहे हैं, सेटअप के अंदर रख के देख रहे हैं और इसे अपलोड किया, चलाकर हम इसे देखते हैं कि क्या होता है। भाई एलईडी हमने एक बार चलाई है, हम उसको चालू एलईडी है, बार बार हम चालू करवा रहे हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आउटपुट पे कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। अब हम चाहते हैं कि ये जो एलईडी है 1 सेकंड के बाद बंद हो जाए। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि ठीक है, आपने एलईडी ऑन तो कर दी, अब 1 सेकंड तक आप रुकिए, आप वेट करिए, आप 1 सेकंड तक वेट करिए।
ठीक है, वेट करेगा, उसके बाद में इसको कुछ बोला नहीं भाई, फैन आपने चालू कर दिया, 1 सेकंड तक आप रुकिए, उसके बाद आपको कुछ बोला नहीं, आपने बंद किया नहीं, क्योंकि आप रोबोट है उस टाइम पे। हमने इसे कहा कि आप एक काम करिए, इसे ऑफ कर दीजिए, लो लो कर दिया। चलिए इसे अपलोड करते हैं। इसका बाइनरी फिर से हम निकालेंगे, अपडेटेड मशीन कोड निकालेंगे और इसे हम सिमुलेशन, देखिए पीएलसी स्काडा में जब हम बात करेंगे ना, तो पीएलसी आपका हार्डवेयर हो जाएगा और स्काडा जैसे हमारे जो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है ना, वैसे आपका स्काडा हो जाएगा। ठीक है, अभी 1 सेकेंड के बाद ये बंद होना चाहिए, ये देखिए बंद। ठीक है, फिर से स्टॉप करके प्ले करेंगे हम इसे, देखिए प्ले किया, इसका एलईडी ऑन हो गया, एक सेकेंड के बाद ये बंद हो जाएगा। अब अगर हम इसे कहें कि आप एक काम करिए, ऑन ऑफ होते रहिए, तो हम इसे बोलेंगे रुकिए आप 1 सेकेंड तक, मुझे जो फ़ैन ऑफ किया है अगर आप उसे 1 माइक्रो सेकेंड की स्पीड से दोबारा चालू कर देंगे, भाई फ़ैन तो ऑफ होता दिखेगा ही नहीं, तो थोड़ी देर हमें वेट करना पड़ेगा बटन बंद करने का, थोड़ी देर हमें रुकना पड़ेगा कि रुकिए, हम देखना चाहते हैं कि वो वाकई बंद हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि हमारे देखने की भी कैपेसिटी होती है, लिमिट होती है, कितनी फास्ट स्पीड तक हम देख सकते हैं। तो यहाँ हमने इसे डिले दे दिया, 1 सेकेंड तक बोला कि ठीक है आप रुकिए, ये रुकिए। और हम क्या चाहते हैं कि ये जो चीज़ है ये बार बार होती रहे, तो हम इसे यहाँ से कट करेंगे और लूप के अंदर रखेंगे। ठीक है, अभी देखिए हमने ये सेटअप से हटा दिया। अब ये क्या करता है, ये सिर्फ बुकिंग के लिए है। अगर आप किसी मैरिज हॉल को सेम डेट पर आप खुद ही जाकर बार बार बुक करोगे, तो वो क्या बोलेगा, ठीक है भाई बुक है, ठीक है भाई बुक है, बुक है, बुक है, बुकड है, बुकड है, बुकड है, यही बोलेगा आपको, एक ही चीज़ रिपीट करेगा, ठीक है हमने बुक कर दिया है, और कुछ नहीं करेगा, चेंजेस नहीं करेगा, क्योंकि आप सेम डे के लिए आप उसकी बुकिंग कर रहे हैं बार बार, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। सेम डे के लिए आप जो भी कर रहे हैं सेम डे के लिए चल रहा है, तो डिफरेंस नहीं आएगा। तो मतलब अगर आप इसे लूप में भी रख देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन हमें बार बार बुकिंग करके उसको परेशान नहीं करना है एक्स्ट्रा क्योंकि अननेसेसरी हम इसमें परेशान इसलिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप अगर मार्केट में मोबाइल फ़ोन खरीदने जाते हैं तो आपको सबसे पहली चॉइस, तो अगर आपको ऐसा कोई मोबाइल मिले कि आपने एक बार उसको बैटरी उसकी चार्ज की तो 1 साल तक आपको बैटरी डिस्चार्ज ही ना हो, आपकी पहली चॉइस तो वही होगी कि बैटरी चार्ज करने का टेंशन ही खत्म हो। उसके बाद फीचर्स वगैरह भी होते हैं, ठीक है। तो मतलब बैटरी अगर अननेसेसरी आप इससे काम करवाएंगे तो ये बैटरी भी कंज्यूम करेगा, तो अननेसेसरी हमें वो चीज़ें रिपीट नहीं करनी है जिसकी ज़रूरत नहीं है। तो इससे हमारी बैटरी भी जितनी कम क्लॉक एग्जीक्यूट करेगा उतना कम बैटरी पावर यूज़ करेगा। ठीक है, चलिए इसको मशीन कोड निकाल लेते हैं। कंपाइल हो रहा है, अभी हो गया कंपाइल, स्टॉप करके इसे प्ले करेंगे। अभी ये चीज़ लूप में चलती ही रहेगी, 1 सेकेंड के इंटरवल पर ऑन ऑफ ये चलता ही रहना है। ठीक है, 1 सेकेंड के इंटरवल पर ये चलता ही रहेगा, क्यों, क्योंकि हमने इसे इनफाइनाइट लूप के अंदर रख दिया है, अभी रिपीट होता रहेगा। अब यहाँ हमारे पास क्या बात आती है, ये तो था आउटपुट डिवाइस, ये था हमारे पास आउटपुट डिवाइस। मैं प्रेजेंटेशन थोड़ा स्टॉप करूँगा और यहाँ मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो जिस हम हार्डवेयर की हम बात कर रहे थे, आर्डिनो बोर्ड, वो ये है। तो इसके लिए आपको प्रोग्रामिंग करनी है, इसके लिए आपको प्रोग्रामिंग करनी होगी। ठीक है, जो भी प्रोग्राम हमने उसमें अपलोड किया है बस एक केबल के थ्रू, ये केबल है, ये केबल है, इसमें आप देख सकते हैं एक USB कनेक्टर है और एक B टाइप का कनेक्टर है, एक USB कनेक्टर है और एक B टाइप का कनेक्टर है। USB कनेक्टर जो हमारे लैपटॉप से अटैच हो जाएगा और B टाइप का कनेक्टर जो कि आर्डिनो बोर्ड से कनेक्ट है। ठीक है, आर्डिनो बोर्ड से कनेक्ट हो जाएगा। जैसे आप इसे लैपटॉप से कनेक्ट करेंगे इसमें पावर ऑन हो जाएगा और सेम प्रोग्राम आपको बस अपलोड के बटन पे क्लिक करना है, इस पर प्रोग्राम अपलोड हो जाएगा।
तो हम जो बात कर रहे थे सेंसर्स की, हमने जो बात की थी सेंसर्स की, सेंसर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये सारे सेंसर, ये सारे के सारे डाटा सेंस कर सकते हैं और आप इसे प्रोसेस करवा सकते हैं। अब सेंसर को सेंस करवाना मतलब डायरेक्शन हमें आउटपुट की जगह पर इनपुट रखना पड़ेगा। कंट्रोलर को जो ऑर्डिनो बोर्ड है उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आप माइक्रो कंट्रोलर को डाटा किस चीज़ से दे रहे हैं, मतलब आप कौन सा सेंसर यूज़ कर रहे हैं, बस उसको इस बात से फर्क पड़ता है कि आप एनालॉग के फॉर्म में डाटा रीड करना चाहते हैं या फिर डिजिटल के फॉर्म में रीड करना चाहते हैं। एनालॉग का फॉर्म मतलब क्या होता है, आपको क्लियर होगा, एक बार मैं बता देता हूँ एनालॉग क्या है। एनालॉग मतलब क्या होता है, जीरो से अगर 5 वोल्ट की जो भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स है, डीसी इलेक्ट्रॉनिक्स है, 5 वोल्ट पे काम करती है मोस्टली, ठीक है। तो इसका जो 5 वोल्ट है और 0 वोल्ट है, मतलब अगर ये इसके पास सिर्फ दो ऑप्शन होते हैं, या तो 1 या तो 0, 1 एंड 0 मतलब डिजिटाइजेशन, 1 एंड 0 मतलब डिजिटाइजेशन। जो आपका सेट टॉप बॉक्स है, टीवी, जो पहले एनालॉग टीवी होता था, कभी कभी उसमें सिग्नल नॉइस आता था, नॉइस आने लग जाता था, स्क्रीन जो पिक्चर का क्वालिटी है वो ख़राब दिखने लगती थी। लेकिन अब क्या होता है, जब बारिश वगैरह आती है तो या तो वो पिक्चर बंद ही हो जाती है या तो बिल्कुल अच्छी क्वालिटी, फाइन क्वालिटी में हमें मिलती है। तो ये होता है डिजिटाइजेशन। एनालॉग आप समझ गए, मतलब वेरिएशन, कितनी एक्यूरेसी, कितनी ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं कि फुल्ली एक्यूरेट या फिर पूरा बंद, उसमें मीडियम ऑप्शन भी होता है, ठीक है। तो कंट्रोलर को सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि आप एनालॉग के फॉर्म में डाटा रीड करना चाहते हैं या फिर डिजिटल के फॉर्म में रीड करना चाहते हैं। जैसे कि हमारा एफएम का बटन होता है, रेडियो का बटन होता है, वॉल्यूम का जो बटन होता है वो क्या होता है, उसे हम घुमाते हैं, घुमाते हैं मतलब वो वेरिएबल रेजिस्टेंस हमने उसमें यूज़ किया, तो हमने वोल्टेज में वेरिएशन किया। तो एनालॉग से डिजिटल को कन्वर्जन यूज़ करते हैं ना, जो हमने इसमें देखा था प्रोटेस्ट में, एडीसी के पिंस देखे थे, एडीसी A0 से लेके A7 तक के हमने जो पिंस देखे थे, इसमें हम वो एनालॉग सेंसर यूज करते हैं। तो यहाँ पर एडीसी की हमें ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पर हमें इसमें एडीसी की ज़रूरत पड़ती है। जो हम RFID टैग की हम बात कर रहे थे, एक ये RFID टैग है। चीज़ों को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो एक आप जीरो PCB पे एक बोर्ड डिज़ाइन कर सकते हैं। आउटपुट डिवाइस की जो हम बात कर रहे थे, ये LED हो गया, बजर हो गया, बजर को आप चला सकते हैं, आउटपुट डिवाइस है। LEDs हो गए, अलग अलग कलर के LED हो गए, रेड ब्लू ग्रीन आप इंडिकेशन करवा सकते हैं, अलग अलग कलर के LEDs हैं। इनपुट डिवाइस या आपका कीपैड हो गया, ये कीपैड हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया, आप इसे चला सकते हैं इनपुट के लिए। RFID टैग की जो हम बात कर रहे थे, ये कार्ड है RFID टैग, मैंने इसके पीछे इसका नंबर लिखा हुआ है कि इस कार्ड को अगर हम रीड करेंगे तो इसका नंबर क्या आएगा, इसके पीछे इसका नंबर लिखा हुआ है। वायरलेस मॉड्यूल, आपने देखा होगा गेस्चर कंट्रोल बॉट वगैरह कि अपने हाथ के ऊपर एक सेंसर लगा लेते हैं इस तरीके से, और जब वो हाथ को आगे की तरफ ऐसे करते हैं तो बॉट आगे की तरफ चलने लगता है, पीछे करते हैं तो बॉट पीछे की तरफ आता है, ऐसे रखते हैं इसको हाथ को तो रुक जाता है, लेफ्ट टर्न और राइट टर्न। तो इस तरीके से गेस्चर कंट्रोल बॉट वायरलेस करने के लिए हमें 433 मेगाहर्ट्ज़ का ये जो आपको मॉड्यूल दिख रहा है, 433 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, और ये इसका एक एड्रेस होता है, एड्रेस बेस पे काम करता है, मतलब ये ट्रांसमीटर हो गया और इसका एक और रिसीवर होता है, इसके जैसे ही होता है, मतलब ये जो ट्रांसमीटर छोटा वाला डिवाइस होता है, रिसीवर थोड़ा सा बड़ा इसका मॉड्यूल होता है, रिसीवर इसका एक बड़ा मॉड्यूल होता है। गेस्चर कंट्रोल बॉट उठा लिया क्या, गेस्चर बॉट अभी इसमें आप देख सकते हैं एक टॉय कार है, मैंने मार्केट से एक टॉय कार परचेस कर ली थी। अभी क्या होता है,
नॉर्मली जब हम चीज़ों को चलाते हैं तो बहुत सारे वायर्स हो जाते हैं, चीज़ें देखने में थोड़ा सा बल्कि लगने लगती है और मज़ा नहीं आता है। तो अगर जो टॉय कार होती है हम इसे क्या करते हैं, सीधे मार्केट से आप इसे परचेस करें और इसमें अपना जो भी डिवाइस है, जो भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स है, आप इसे इम्प्लीमेंट करके इसे अटैच करके आप इसे चला सकते हैं। देखिए इसमें कैस्टर भी लगाया हुआ है मैंने, जो कि इसे टर्न कर सकता है, कैस्टर व्हील। और इन दोनों मोटर्स पे, इन दोनों व्हील्स को मैंने मोटर से अटैच कर दिया है। और ये रिसीवर है, ये जो है ये रिसीवर है, और ये जो डिवाइस है ये ट्रांसमीटर है। तो मैं इसे हाथ में रख लेता हूँ और इसको इस बॉट पर लगाकर इसे छोड़ देता हूँ। तो जब मैं इसे आगे की तरफ इस तरीके से चलाता हूँ तो ये बॉट जो है ये आगे की तरफ जाने लगता है। इसे कवर करने के बाद इसमें बैटरी वगैरह अटैच करने का, जैसे ही इसे आगे की तरफ करेंगे हाथ को, ये आगे की तरफ जाने लगता है, टर्न हो जाएगा लेफ्ट राइट, जैसे भी आप इसे चलाना चाहते हैं। और एक और एप्लीकेशन है मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन में भी ऐसे बहुत सारे एंड्रॉयड एप्लीकेशंस होते हैं जिसमें आप कैमरा ऑन करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसका ऑडियो भी ले सकते हैं और पिक्चर्स भी क्लिक करा सकते हैं। मतलब इस बॉट में अगर आप एक मोबाइल फ़ोन को अटैच कर देंगे, आप किसी भी फ़ोन को आप किसी भी मोबाइल फ़ोन के इस तरीके से आप इस पर अटैच कर दें, इस तरीके से आप इस पर कहीं भी आगे या पीछे कैसे भी करके आप इस पर अटैच कर दें, तो आप सारा का सारा डाटा, मतलब एक प्रोजेक्ट है जो हम कराते थे मैटलैब भी इसमें यूज़ करवाते थे, स्पाई बॉट के नाम से वर्कशॉप हम करवाते थे। तो उस पर भी ये चीज़ें यूज़ होती थी। तो मतलब मोबाइल फ़ोन उसमें हमने अटैच कर दिया और लैपटॉप से हम उसका फ़ोटो पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके, रेंज भी इसकी होती है, एक लिमिटेड रेंज होती है, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके हम उसका वीडियो ले सकते हैं, फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, ऑडियो सुन सकते हैं, जासूसी कर सकते हैं। स्पाई बॉट बेसिकली हमने वो बनाया था। तो इस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। सेंसर की हम बात कर रहे थे, वाईफाई मॉड्यूल इंटरनेट के लिए रिस्पॉन्सिबल वन ऑफ द सेंसर। जीएसएम, ये भी हमारे मोबाइल फ़ोन में होता है। अगर आप इसे देख पा रहे हैं, अगर ये आपको दिख रहा है, तो इसमें आपको कुछ छोटी छोटी चिप्स दिख रही होंगी, आईसीज दिख रही होंगी, छोटी छोटी आईसीज दिख रही होंगी इसमें, है इसमें छोटी छोटी आईसी, वाईफाई मॉड्यूल है। तो ये आईसी, ये मॉड्यूल हमारे मोबाइल फ़ोन में नहीं होता है, ये मॉड्यूल हमारे लैपटॉप में नहीं होता है, ये आईसीज हमारे लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन में अटैच होती हैं। ये जो आईसीज होती है ना, ये हमारे मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप में अटैच होती हैं। तभी हम एक बटन को सिंपली, एक बटन को क्लिक करते हैं, एक सिंपली एक बटन को क्लिक करते हैं वाईफाई के बटन को, और हमारे पास बहुत सारी कितनी भी वाईफाई नेटवर्क्स अवेलेबल होते हैं, जितने भी होते हैं, वो सारा एक लिस्ट आ जाती है। एसएमएस अलर्ट की हम बात कर रहे थे, जीएसएम मॉड्यूल। इसमें आपको एक सिंपली सिम कार्ड अटैच करना है। अभी ये जो जीएसएम मॉड्यूल मेरे पास है, ये सिम 800L है, इसमें जियो का सिम कार्ड अटैच नहीं होता है, जियो सिम कार्ड अटैच नहीं होता है, क्योंकि ये जो मॉड्यूल है 4G मॉड्यूल नहीं है, ये 3G मॉड्यूल तक सपोर्ट करता है। इससे आप इंटरनेट चला सकते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन में आप जो भी चीज़ें करते हैं ना, वो सारी चीज़ें आप इस मॉड्यूल से कर सकते हैं। मतलब आपको कॉल करना है, कॉल रिसीव करना है, मैसेज सेंड करना है, मैसेज रीड करना है, रिंगटोन सुनना है, बात करनी है, तो ये सारे काम आप इस मॉड्यूल से कर सकते हैं। अब चीज़ें थोड़ा सा ईजी होती जा रही हैं, मोबाइल आपको समझ में आ रहा होगा। फिर इसके बाद कंट्रोलर से हम इस कीपैड को अटैच कर देंगे। तो मतलब क्या हो जाएगा, आप इसमें बटन को दबाकर, और ये यहाँ पे जो भी डी फॉर डायल, सी फॉर कैंसिल, ऐसे करके आप उसमें अटैच करके जो भी प्रोग्राम करना चाहें, तो इस तरीके से बटन दबा के आप इसे डायल कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से आप किसी भी आपके पास जो स्पेयर में मोबाइल फ़ोन होगा, या फिर कहीं कचरे वचड़े से, सॉरी कचरा बोल रहा हूँ, तो कबाड़ी वगैरह जो होते हैं उनके पास जो ख़राब वाले मोबाइल फ़ोन होते हैं, आप उनसे परचेस करेंगे तो क्या होता है, उसके अंदर एक माइक्रोफोन आपको मिल जाएगा, स्पीकर आपको मिल जाएगा, सेम स्पीकर एंड माइक्रोफोन, सिग्नल को, जो स्पीकर को फ़िल्टर कर लेता है, वॉइस को फ़िल्टर करके एनहांस करेगा, एम्पलीफाई कर देगा, वो पूरा पूरा सेटअप उठा के आप इस पे अटैच कर दीजिए। क्योंकि इसमें एक स्पीकर का भी पिन है, माइक्रोफोन का भी पिन है, सारे पिन इसमें दिए हुए हैं, इंटरनेट का भी इसमें पिन दिया हुआ है। बस आपको सीधा सिंपल इंटरफेसिंग करनी है। और अगर आप इसमें डायल करना चाहते हैं, कीपैड को भी अटैच करना चाहते हो, तो कीपैड की आपको प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी और इस ऑर्डिनो बोर्ड से आप चला सकते हैं। मतलब आप अपना खुद का एक मोबाइल फ़ोन बना सकते हैं। हाँ, वो थोड़ा सा आदम ज़माने का होगा, पुराने ज़माने का होगा, कीपैड वाला होगा, बेसिक वर्जन होगा, लेकिन आप खुद से उसे बनाएंगे तो एक अलग ही बात होती है। फिर इसके बाद एक कहानी आती है, अगर आपको C++ भी आती है तो आप क्या कर सकते हैं, GUI क्रिएट कर सकते हैं, आप खुद का एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि जावा में क्रिएट हो जाता है। ठीक है, एक कुछ ऐसे कंट्रोलर आप परचेस कर सकते हैं, उसमें प्रोग्रामिंग आप कर सकते हैं जिसमें जावा भी रन हो जाएगा।
तो जावा से जैसे कि एग्जैक्टली जो मोबाइल फ़ोन होता है, स्मार्टफ़ोन होता है, टच स्क्रीन होता है, ये टच स्क्रीन मॉड्यूल भी मार्केट में अवेलेबल है। मेरे पास एक छोटा टच स्क्रीन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सॉरी, ये टच स्क्रीन नहीं है, ये TFT है। TFT जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन में होता है, वैसे छोटा वाला TFT है, छोटा वाला TFT। इसके लिए आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ये टच स्क्रीन वाले TFT भी आते हैं, तो मतलब वो TFT जो आपके मोबाइल फ़ोन में आते हैं। पहले जो मोबाइल फ़ोन्स आते थे वो कैपेसिटिव टच थे, मतलब उसमें उंगलियों को ऐसे गड़ाना पड़ता था, दबाना पड़ता था, वो कैपेसिटिव टच थे, मतलब उसमें रेजिस्टेंस पे काम करता था। लेकिन अब जो है, जो सॉरी, ये वाले कैपेसिटिव है वो रेजिस्टिव है। ये जो कैपेसिटिव, ये जो स्क्रीन है ये कैपेसिटिव है, मतलब ये हमारे टच पर ही काम करते हैं, ये कैपेसिटिव टच पे काम करते हैं, ठीक है। और जो पहले आता थे फ़ोन आते थे उसकी उंगली थोड़ा सा दब जाती थी, अंदर दब जाती थी, वो रेजिस्टिव थे, ठीक है। मतलब उसमें कुछ लिक्विड वगैरह होता था, आपने ध्यान दिया होगा कि आप जब टीवी का भी स्क्रीन जब आप जोर से दबाते हैं उसमें से अलग अलग बैगनी कलर का, ऐसा कुछ कलर का एक लेयर आपको दिख जाती है, कलर ऐसा लगता है जैसे कि उसके अंदर पानी भरा हुआ है। तो पहले मोबाइल फ़ोन भी ऐसे था, तो अब वो आना बंद हो गया, अभी कैपेसिटिव टच स्क्रीन चालू हो गया। टच स्क्रीन की हम बात करें, हम इंटरनल उसके सर्किट की बात नहीं कर रहे हैं। और जो हमने RFID की बात की थी, ये देखिए सिंपल सा एक प्रोग्राम था आउटपुट देने का। इनपुट अगर आपको पता है तो बहुत सारे सेंसर्स हैं, कंट्रोलर को इससे फ़र्क सच में नहीं पड़ता है कि आप क्या चलाना चाहते हैं। अगर आप ये LED का मैट्रिक्स भी चलाना चाहते हैं, आप इस पर स्क्रॉलिंग मैसेज करवाना चाहते हैं, तो आप इस पर चलवा सकते हैं। मॉड्यूल्स भी इसके बहुत सारे अवेलेबल है, ये तो मैंने हाथ से बनाया हुआ है अपने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप उसी प्रोग्राम से चला सकते हैं, बस आपको बहुत सारी लाइन्स लिखनी है। ये है कॉइल की जो मैं बात कर रहा था। जब हम इसे कनेक्ट कर देते हैं किसी चीज़ से, इसका सर्किट बोर्ड जो है, RFID की जो हम बात कर रहे थे, ये RFID रीडर है, इसे हम इसे कनेक्ट कर देते हैं। और ये जो कॉइल है जब इसमें पावर आती है तो ये क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड देने लग जाती है। ये कॉपर की कॉइल है, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड इसके पास जाएगी, ये कार्ड के पास, तो कार्ड में एनर्जी आ जाएगी, इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, सॉरी ये सेम ऐसी ही कॉइल होती है, और इसके अंदर चिप होती है, तो इसका डाटा ये इस पर भेज देता है और हम उसे रीड करके कंपेयर करते हैं। इस तरीके से काम करता है। और एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, मुझे एक्चुअली सेंसर्स इमेज में दिखाना उतना बेटर नहीं लगा, आप तो इसे गूगल भी कर सकते हैं सेंसर्स को, अगर आप गूगल सर्च करेंगे। ये जो डिवाइस है आपने यूज़ किया हुआ है, मतलब ऑपरेट किया है आपने, ऐसे यूज़ नहीं किया है इसे। ये कार्ड रीडर है, मैं इसमें से कार्ड निकाल दूँ, इसे प्रेस करूँगा, ये देखिए ये मैंने कार्ड इसमें से निकाल लिया, मैंने इसमें मोबाइल, इसमें से डिवाइस में से कार्ड को निकाल लिया, वापस से आप इसे ये लगा दिया। तो मतलब आप इस ऑर्डिनो प्रोग्राम, ऑर्डिनो के थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, ये कंट्रोलर नहीं, एक प्लेटफॉर्म है जो कि हमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एनवायरनमेंट देता है। तो आप इसके थ्रू, आप भी, आप इसमें इतने फैमिलियर नहीं है, आप इतने एक्सपर्ट नहीं है प्रोग्रामिंग में, लेकिन आप भी इस पर काम कर सकते हैं। मेमोरी कार्ड में आप डाटा रीड और राइट कर सकते हैं, इसके मेमोरी कार्ड को भी आप ऑपरेट कर सकते हैं, जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन में ऑपरेट होता है। तो आप भी इन सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, चीज़ें हमारे पास बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक बार मैं आपको इसका थोड़ा सा और इन्वायरमेंट दिखा दूँ। मैं चाहूँगा कि आप ऑर्डिनो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें, और ये जो लिंक है आप लिंक को भी यूज़ कर लें, आप लिंक यूज़ कर लें इसका। स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ आपको। हाँ, तो स्क्रीन आई थिंक दिख नहीं रही है, मैं एक बार और इसे स्टॉप करके दोबारा से प्रेजेंट कर रहा हूँ। संदीप शर्मा के नाम से मैं ये चला रहा हूँ, जो भी सेशन चल रहा है संदीप शर्मा के नाम से चल रहा है, संदीप सर के नाम से चल रहा है, ठीक है। अभी आई होप दिखी होगी आप लोगों को स्क्रीन, अगर नहीं दिखी तो आप इसे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको सिंपली ये बताना चाह रहा था कि आप फाइल में जाएंगे, एग्जाम्पल में आ जाएगा, तो बेसिक्स में आपको ब्लिंक के मिल जाएगा, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हम इसे यूज़ करेंगे अभी हार्डवेयर में,
एग्जाम्पल में जाएंगे तो आप देख सकते हैं सारी की सारी चीज़ें जीएसएम से लेकर वाईफाई, रोबोट और स्टेपर मोटर और वाईफाई, एसपीआई कार्ड रीडर, एसडी इसमें लिखा हुआ है, एसडी कार्ड रीडर जो है, ये जो भी आप डेटा लॉगर बनाना चाहते हैं, फाइल डंप करना चाहते हैं, फाइल्स को जो भी लिस्ट वगैरह बनाना चाहते हैं, सारी चीज़ें आप इसमें चला सकते हैं। सेल्फ बैलेंसिंग रोबोट अगर आप बनाना चाहते हो तो ये भी आप बना सकते हैं। गेस्टर कंट्रोल कीपैड है, ऑर्डिनो की, और बहुत सारी लाइब्रेरीज भी आप इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था सेशन, थोड़ा इंट्रोडक्शन का पार्ट था और हमने इसमें एक सिंपल एलईडी को ब्लिंक कराया है। तो ये इंट्रोडक्शन का पार्ट था जो हमने आज किया है, और अभी सेकेंड सेशन में हम थोड़ा सा और प्रैक्टिकल की तरफ मूव करेंगे और थ्योरी को इग्नोर करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आप लोगों को मैंने बहुत ज़्यादा बोर नहीं किया है, और आगे मैं कोशिश करूँगा कि काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन चले। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं सेकेंड सेशन में।